यह कहानी काल्पनिक है। इसमें बताए हुए सभी पात्र, व्यक्ति, स्थान सभी काल्पनिक है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 21। तुम्हें लगता है तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। चेतन भट्ट की मेज क्षमा मेहता से सिर्फ 2 सीट दूर थी। चेतन ने देखा कि क्षमा ने चुपके से निशा कुमारी से छात्रावास की चाबी मांगी। निशा कुमारी तो छात्रावास में रहती है। उसने अभी जो चाबी क्षमा को दी वह निश्चित रूप से छात्रावास की चाबी होगी। वह नोट वाकई क्षमा ने लिखा था। चेतन के मन में बची आखिरी शंका भी खत्म हो गई। वह बहुत खुश था। तभी कक्षा की घंटी बजी। तारांकन, बालिका छात्रावास। शाम के अध्ययन सत्र के लिए अभी समय बाकी था। छात्रावास की आंटी आराम से पहली मंजिल के एक कमरे में टीवी देख रही थी। बालिका छात्रावास का दरवाजा पूरी तरह खुला था। चेतन चुपके से अंदर घुस गया। सरस्वती विद्या मंदिर में ज्यादा छात्रावास में रहने वाले छात्र नहीं थे, इसलिए केवल एक बालिका छात्रावास था। इमारत में 3 मंजिलें थीं, प्रत्येक मंजिल एक कक्षा के लिए। उसकी कक्षा की सभी छात्रावास में रहने वाली लड़कियां एक ही कमरे में रहती थीं। प्रत्येक छात्रावास के कमरे के दरवाजे पर कक्षा का नंबर लिखा था और यह व्यवस्थित था, इसलिए जिस कमरे की तलाश थी उसे ढूंढना आसान था। चेतन चोर की तरह चलता हुआ एक छात्रावास के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बस थोड़ा सा खुला था। लाइट बंद थी, लेकिन चेतन को यकीन था कि क्षमा अंदर है। चेतन को थोड़ा गर्व महसूस हुआ क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने उसे जो दबाव दिया था वह अब खत्म हो गया था। वह नीच वीरेंद्र सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि क्षमा ने उसके साथ पढ़ाई करते समय सिर्फ हंसने का नाटक किया। क्षमा ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वीरेंद्र सिंह मुझे निशाना न बनाए। लेकिन फिर क्षमा को मुझसे प्यार कब हुआ? शायद तब जब वह मुझे अतिरिक्त पढ़ाई करा रही थी। मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे नहीं पता था कि उसे मुझ पर क्रश था। अगर क्षमा ने मुझे दोपहर में उदास नहीं देखा होता तो वह शायद कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक इसे छिपाए रखती। मुझे आश्चर्य है कि जब वीरेंद्र सिंह को सच्चाई पता चलेगी तो उसे कैसा लगेगा। शायद वह गुस्से से मर जाएगा, चेतन ने मजाक में सोचा। उत्साहित मूड में चेतन ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और अंदर चला गया। क्षमा, मुझे तुम्हारी भावनाएं पता हैं। वास्तव में मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। जब भी मैं तुम्हें और वीरेंद्र सिंह को हंसते बोलते देखता मुझे बहुत दुख होता था। चेतन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। क्षमा ने पहल करके उसे बुलाया था। उसने जो नोट लिखा था वह प्यार से भरा था। चेतन को लगा कि एक लड़के के रूप में उसे पहल करनी चाहिए। उसे क्षमा के साथ अपने रिश्ते को पक्का करना चाहिए और फिर उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। आखिरकार वे अब बालिका छात्रावास में थे जहां कई बिस्तर थे। चूंकि क्षमा ने खुद उसे यहां मिलने के लिए कहा था, शायद उसके मन में कुछ और भी था। चेतन को लगा कि उसका खून तेजी से नीचे की ओर बह रहा था। लेकिन इतना बोलने के बाद भी क्षमा चुप रही। क्षमा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? क्या तुम शर्मा रही हो? चेतन अपनी आंतरिक उत्सुकता को रोक नहीं सका और फिर बोला। लेकिन जवाब में चेतन को एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। चेतन चौंक गया और उसका उत्साह उस पल खत्म हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह आवाज़ क्षमा की नहीं थी। एक पल में उसे ठंडक महसूस हुई जो उसके पैरों से शुरू होकर सिर तक गई। यह एक जाल है। चेतन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने पैर खींचे और भाग गया। वह बालिका छात्रावास से बाहर निकलने में कामयाब रहा। तारांकन, 20 मिनट बाद चेतन को प्रिया चौहान के कार्यालय में बुलाया गया। प्रिया चौहान, चेतन और अंजलि वर्मा कार्यालय में थे। चूंकि यह एक विशेष मामला था, प्रिया इसे औरों को बताने से पहले उचित समाधान चाहती थी, क्योंकि इसमें एक छात्रा की प्रतिष्ठा शामिल थी। अंजलि की आंखें लाल थीं और आंसू लगातार बह रहे थे। वह बहुत जोर से रो रही थी। क्या वह अभिनय में माहिर थी? बिल्कुल नहीं। वह अपनी आंखों में रंगहीन और स्वादहीन विशेष मिर्ची पानी डालकर रो रही थी जो वीरेंद्र सिंह ने उसे दिया था। स्वाद की परवाह किसे थी? अंजलि को मिर्ची पानी की तीखापन से रोना पड़ा। प्रिया धीरे धीरे अंजलि की पीठ थपथपाकर उसे सांत्वना दे रही थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही था? रोते हुए अंजलि ने उस पर आरोप लगाना शुरू किया। जब लाइट बंद थी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धमकाया कि हिलूं नहीं। जब मैंने संघर्ष किया तो मैंने गलती से उसके बाल छू लिए जो चिपचिपे लगे। लगभग 1 इंच लंबे थे। उसकी आवाज़ और उसके छोटे बालों को देखकर मुझे यकीन है कि वह चेतन भट्ट था। चेतन, तुमने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तुम में बहुत हिम्मत है। प्रिया ने पाठ योजना को मेज पर जोर से पटका और बहुत गुस्से में कहा। मैं मानता हूं कि मैं बालिका छात्रावास गया था, लेकिन मेरा किसी के साथ छेड़छाड़ करने का इरादा नहीं था। चेतन ने अपना बचाव शुरू किया। बालिका छात्रावास के प्रवेश द्वार पर निगरानी कैमरे थे और जांच करने पर पता चल जाता कि चेतन वहां गया था। बेशक चेतन इस बार झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम बालिका छात्रावास क्यों गए?
प्रिया ने कठोर आवाज में पूछा। ये क्षमा नहीं थी, किसी ने क्षमा की लिखावट की नकल की। उन्होंने मुझे एक नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है और मुझे बालिका छात्रावास में बुलाया। चेतन मूर्ख नहीं था, चूंकि मामला उसके हाथ से निकल गया था, उसे लगा कि उसे फंसाया गया है। वह नोट कहाँ है? प्रिया ने हाथ बढ़ाकर पूछा। मैंने उसे निगल लिया। तुम्हें लगता है तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या मुझे 3 साल की बच्ची समझते हो? प्रिया को लगा कि उसकी बुद्धिमत्ता का गंभीर अपमान हुआ है। प्रिया मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अभी भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपने माता पिता को बुलाओ। ये सुनकर चेतन घबरा गया। अंजलि, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंजलि को जवाब देना नहीं आया। वह चुप रही और आंसू बहते रहे। उसे अपनी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। ये वाकई बहुत दर्दनाक था। उफ! अंजलि को उस पल बहुत असहज महसूस हो रहा था। ये देखकर प्रिया का दिल टूट गया। मुझे पता है, वीरेंद्र सिंह ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है ना? चेतन का दिमाग साफ हुआ। चेतन, बस बहुत हुआ। तुम न केवल अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हो, बल्कि वीरेंद्र सिंह पर गलत इल्जाम भी लगा रहे हो। प्रिया तुरंत नाराज हो गई। वीरेंद्र सिंह, एक अच्छा छात्र, ऐसा कैसे कर सकता है? यह असंभव था। अध्याय 22, नकली परीक्षा। चेतन भर, तुम्हें अपनी गलती मानने का मौका दिया गया था। चूंकि तुमने इसकी कदर नहीं की, मैं स्कूल के वरिष्ठ प्रबंधन को तुम्हारे साथ निपटने दूंगी। प्रिया चौहान चेतन से निराश थी। प्रिया मैडम, कृपया ऐसा मत कीजिए। कृपया इसे बड़ा मुद्दा न बनाएं। मेरे पास लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। वीरेंद्र सिंह के निर्देश को याद करते हुए कि इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है, अंजलि वर्मा ने प्रिया के प्रस्ताव का विरोध किया। बेशक वीरेंद्र सिंह ने उसे एक कारण से ऐसा करने को कहा था। अगर यह बड़ा मुद्दा बन गया और स्कूल के वरिष्ठ प्रबंधन के कानों तक पहुंचा तो पुराने प्रधानाचार्य राकेश शर्मा को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। चूंकि चेतन ने पहले प्रधानाचार्य को बचाया था, वह उनकी सेवा के आधार पर चेतन को फिर से निर्दोष घोषित कर देंगे। शहरी उपन्यासों के रिवाज के अनुसार प्रधानाचार्य निश्चित रूप से चेतन के कट्टर समर्थक बन गए होंगे, जो नायक के खेमे के लिए एक साधन है, जो नायक की गलतियों को साफ करने और परिणामों से निपटने में माहिर हैं। उनकी पिछली पिटाई इसका अच्छा सबूत थी। अगर प्रधानाचार्य को इसकी खबर लगी तो वह चेतन की निर्दोषता साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर उन्होंने पेशेवर मदद ली और आधुनिक विज्ञान और तकनीक का उपयोग किया तो वे निश्चित रूप से चेतन को किसी भी संदेह से मुक्त कर देंगे। आखिरकार कोई देख सकता था कि चेतन ने बस बालिका छात्रावास के दरवाजे पर मुड़कर देखा था। भौतिक सबूत प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। अंजलि, क्या तुम्हें यकीन है? प्रिया ने पूछा। हाँ प्रिया मैडम, मैंने सोच लिया। चेतन ने शायद आवेश में ऐसा किया। आखिरकार हम सहपाठी हैं। मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि लोग मेरी बुराई करेंगे, भले ही मैं पीड़ित हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि चेतन मुझसे माफ़ी मांगे। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूँ। प्रिया ने सिर हिलाया और फिर चेतन की ओर ठंडी आवाज में देखकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सिर पकड़कर तुमसे माफ़ी मंगवाऊँ? चेतन को गुस्सा भी था और वह आभारी भी था। गुस्से का कारण तो निश्चित रूप से ये था कि उसे फंसाया गया था। वह आभारी था क्योंकि यह मामला निजी तौर पर हल हो सकता था, जो उसके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं था। उसे बस उससे माफ़ी मांगनी थी। ये तो ऐसा नहीं था कि उसके शरीर का कोई टुकड़ा कम हो जाएगा। सहपाठी अंजलि, मुझे खेद है। इस बीच वीरेंद्र सिंह को फिर से एक सिस्टम संदेश मिला। तारांकन। चेतन और अंजलि एक के बाद एक कक्षा में आए। इस समय भले ही अंजलि अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। वीरेंद्र सिंह के अलावा कक्षा में किसी अन्य छात्र को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था। हालांकि अंजलि की हालत को देखकर यह स्पष्ट था कि उसका कुछ गलत हुआ होगा। जिंग जिंग, क्या हुआ? क्षमा मेहता ने चिंता से पूछा। अंजलि ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे चेतन ने उसके साथ छेड़छाड़ की। क्षमा का चेहरा तुरंत बदल गया। वीरेंद्र सिंह को फिर से एक सिस्टम संदेश मिला, लेकिन उनके प्लान के अनुसार अभी एक और सफलता मिलनी थी। इस समय प्रिया चौहान ठंडे चेहरे के साथ कक्षा में आई और अपने हाथों में पाठ योजना को व्याख्यान मेज पर जोर से पटक दिया। कक्षा के सभी छात्र चौंक गए। कक्षा शिक्षिका का चेहरा स्पष्ट रूप से ठीक नहीं था। वह ऐसी क्यों दिख रही थी जैसे उसने बारूद खा लिया हो। सब कुछ रोक दो, प्रिया ने अचानक कहा। चूंकि छात्र इस मामले को लेकर सचेत थे, किसी ने भी उनकी बात को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। ये कहना होगा कि प्रिया का गुस्सैल शिक्षक व्यक्तित्व, जिसे उन्होंने बहुत मेहनत और दिखावे से बनाया था, अभी भी काम कर रहा था और आसानी से छात्रों को मना सकता था। मैं 2 बातें घोषित करने जा रही हूँ। इस रविवार दोपहर को कोई छुट्टी नहीं होगी, प्रिया ने मुंह खोलकर कहा। कक्षा में तुरंत कराहने की आवाज़ गूंज उठी। वरिष्ठ हाई स्कूल का पाठ्यक्रम बहुत तीव्र था। हर महीने 2 दिन की छुट्टी के अलावा केवल रविवार को आधे दिन की छुट्टी थी। रविवार के आधे दिन की छुट्टी को छोड़कर उनके पास लगातार आधा महीना कक्षाएं थीं। ये बहुत परेशान करने वाला था। वे वाकई थक जाएंगे।
यहाँ तक कि क्षमा मेहता जो पढ़ाई से प्यार करती थी उस पल थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। चुप, प्रिया के एक साधारण शब्द ने कक्षा में शिकायत और बड़बड़ाहट को रोक दिया। मैडम, दूसरी बात क्या है? क्षमा ने हिम्मत करके पूछा। इस सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में हमारे पास किंगलिंग शहर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त नकली परीक्षाएं होंगी, प्रिया ने जवाब दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए कक्षा में अचानक से तनाव का माहौल बन गया। ब्लैकबोर्ड के ऊपरी दाएं कोने में लाल चाक से लिखे गए शब्द कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक 53 दिन असाधारण रूप से भयावह हो गए। सामान्य प्रथा के अनुसार संयुक्त नकली परीक्षाओं के प्रश्न वही लोग बनाते थे जो कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के पेपर बनाने के लिए जिम्मेदार थे। संयुक्त नकली परीक्षा मूल रूप से एक छोटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी। एक तरह से नकली परीक्षा का स्कोर लगभग अंतिम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के स्कोर के समान था, और नकली परीक्षाओं के बाद शिक्षकों की छात्रों की देखभाल के प्रति प्राथमिकताएं नाटकीय रूप से बदल जाएंगी। छात्रों को 3, 6 और 9 ग्रेड में बांट दिया जाएगा। जिनके ग्रेड अच्छे होंगे उन्हें अतिरिक्त देखभाल दी जाएगी, जिनके ग्रेड खराब होंगे उन्हें मूल रूप से अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। प्रिया ने ये 2 खबरें देने के बाद कक्षा छोड़ दी। ज़्यादातर छात्र अभी भी घबराए हुए थे, लेकिन कुछ ही असाधारण रूप से शांत थे। इन कुछ में से कुछ को कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ निडर शिक्षार्थी थे और एक को इसकी बहुत चिंता थी। संयुक्त नकली परीक्षा, हाँ, यह मेरे लिए बदलाव करने का अच्छा अवसर है। चेतन की आंखों में असाधारण चमक थी। उनकी खूबसूरत कक्षा शिक्षिका उनसे नफरत करती थी क्योंकि उसने अंजलि के साथ जो किया था। अगर वह संयुक्त नकली परीक्षा में शीर्ष पर आ सका तो वह निश्चित रूप से उसे प्रभावित कर देगा। इसके अलावा वह क्षमा मेहता का ध्यान आकर्षित कर सकता था, और इससे भी महत्वपूर्ण वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए रास्ता बना सकता था। वह पहले एक कमजोर छात्र था। उसने हर परीक्षा में धीरे धीरे प्रगति की थी और उसे संयुक्त नकली परीक्षा में अपनी प्रगति जारी रखने की जरूरत थी। इस तरह जब वह प्रवेश परीक्षा देगा और एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगा तो वह संदिग्ध नहीं लगेगा। दूसरे केवल ये सोचेंगे कि वह तेजी से प्रगति कर रहा है। जब चेतन अपने बारे में सोच रहा था तब शाम के अध्ययन का दूसरा सत्र खत्म हो गया। अर्जुन पटेल, जो निम्न रैंक वालों में से एक था, उसे नकली परीक्षाओं की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह अंजलि की ज़्यादा चिंता कर रहा था। पहले जब वह कक्षा में लौटी थी तो उसने देखा था कि उसका चेहरा बदल गया था, जैसे कि वह रो रही हो। चूंकि अंजलि को अपनी आंखों में असहजता महसूस हो रही थी, उसने अपनी मेज पर झुककर झपकी लेने की कोशिश की। सहपाठी अंजलि, अर्जुन पटेल हिम्मत करके अंजलि के पास गया। अंजलि ने किसी को पुकारते सुनकर खुद को सीधा किया। यह मोटा लड़का वाकई मुझसे पूछने आया। वीरेंद्र सिंह ने उसे बताया था कि अर्जुन पटेल शायद उससे पूछने आएगा, इसलिए अंजलि को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अंजलि ने जानबूझकर पूछा। तुम अभी रो रही थी ना? कोई तुम्हें परेशान कर रहा था? नहीं, तुमने गलत देखा होगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें अभी भी लाल हैं। तुमने बहुत रोया होगा। किसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की, मुझे बताओ। यह अंजलि ने एक पल के लिए झिझकने का नाटक किया, फिर अर्जुन को वही कहानी सुनाई जो उसने क्षमा को सुनाई थी। ये सुनकर अर्जुन गुस्से में कक्षा के बाहर चला गया। अध्याय 23, उकसावा। चेतन भट्ट गलियारा छज्जा की रेलिंग पर टिका हुआ था और शाम की हवा का गहरा सांस ले रहा था। नीचे से गुजर रही 2 सुंदरियों को हाथ में हाथ डाले देख रहा था। सरस्वती विद्या मंदिर में 3 सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त परिसर सुंदरियां थीं और सभी तीसरे वर्ष की थीं। उनमें से एक क्षमा मेहता थी और बाकी 2 वही लड़कियां थीं जो अभी नीचे से गुजरी थीं। काश वे दोनों मेरी प्रेमिकाएं हो सकतीं, चेतन ने अपने मन में सोचा। उसी पल किसी ने पीछे से जबरदस्त ताकत के साथ हमला किया। चेतन को ऐसा लगा जैसे उसने कल का खाना उल्ट कर दिया। वह गुस्से में मुड़ा और देखा कि हमला करने वाला अर्जुन पटेल था। क्या तुम पागल हो गए हो? चेतन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और वापस लड़ने की इच्छा को रोका। अगर उसने खुद को अनुशासित नहीं किया होता तो वह अर्जुन को जमीन पर पटक कर पीट देता। वह चेतन भट्ट बचपन में कई लड़ाइयों में पड़ चुका था और उसे उन खलनायकों से सबसे ज्यादा नफरत थी जो पीछे से चुपके से हमला करते थे और जिनमें कोई युद्ध नीति नहीं थी। तुम जानवर! अर्जुन पटेल उन्मादी अवस्था में था और उसने गुस्से भरे लहजे में उस पर आरोप लगाया। मैं निर्दोष हूँ। तुम वाकई एक औरत पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा करोगे। अर्जुन को नियंत्रण से बाहर देखकर चेतन ने अनुमान लगाया कि अंजलि ने जरूर अर्जुन को बताया होगा कि क्या हुआ था। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? अर्जुन ने गाली दी। तुम मूर्ख और बेवकूफ़ हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। मुझे तुम्हारा भाई होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चेतन ने गुस्से में जवाब दिया। तुम कुत्ते, तुम जानवर से भी बदतर हो। मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगा। वीरेंद्र सिंह ने सिस्टम का संदेश प्राप्त करने के बाद संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। तारांकन। शाम के अध्ययन के बाद छात्र और शिक्षक अपने घरों को लौटने के लिए तैयार थे।
संदेह से बचने के लिए प्रिया चौहान ने कल की तरह थोड़ी देर और कार्यालय में रुकने का फैसला किया। वीरेंद्र सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया और अंजलि को घर छोड़ने की तैयारी की। तारांकन, गाड़ी में, प्रिया मैंने तुम्हारे निर्देशों के अनुसार सभी काम पूरे कर दिए, क्या तुम संतुष्ट हो? अंजलि ने मधुर मुस्कान के साथ पूछा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। वीरेंद्र सिंह ने अंजलि की तारीफ की और उसकी हल्की लाल आंखों को देखा। तुम ठीक हो, अब दर्द नहीं हो रहा? अंजलि ने बेपरवाह होकर सिर हिलाया। जब तक वह वीरेंद्र सिंह के निर्देशों का पालन कर सकती थी उसकी तकलीफ कुछ भी नहीं थी। वीरेंद्र सिंह ने अपना सेल फोन निकाला और अंजलि को इनाम के रूप में 1,80,000 रुपये ट्रांसफर किए। अंजलि स्तब्ध रह गई। उसके परिवार की सालाना आय केवल 50 से 60,000 रुपये थी और उसका मासिक भत्ता लगभग 200 या 300 रुपये था। 1,80,000 रुपये अंजलि के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि वह उस लड़के के साथ रह सकती थी जिसे वह प्यार करती थी और इतना पैसा खर्च कर सकती थी। अंजलि को लगा कि उसने वीरेंद्र सिंह का अनुसरण करके एक बुद्धिमान निर्णय लिया था। मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, वीरेंद्र सिंह ड्राइवर से गाड़ी शुरू करने के लिए कहने वाला था। हालांकि अंजलि ने अचानक वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ लिया और स्नेह के साथ कहा, प्रिय मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम ठीक हो गई हो? नहीं, तो फिर तुम्हें घर छोड़ देना बेहतर होगा। तुम आज इतना रो चुकी हो, क्या तुम थकी नहीं हो? मैं ठीक हूँ, अंजलि ने सिर झुकाकर जवाब दिया। तो मैं तुम्हें पहले होटल छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। वीरेंद्र सिंह को लगा कि उनके पिता भविष्य देख सकते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड दिया था। इसके साथ उन्हें पहले से कमरा बुक करने की ज़रूरत नहीं थी, वह सीधे जा सकते थे और काम हो जाता था। अंजलि ने खुशी से सिर हिलाया और जल्दी से अपना सेल फोन निकालकर अपने परिवार को फ़ोन किया। तारांकन, क्षमा मेहता घर लौटी और दिन की थकान मिटाने के लिए नहाने चली गई। वह लिविंग रूम से गुजरी और देखा कि उसके पिता रमेश टीवी देखने में व्यस्त थे। पापा मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, क्षमा ने कहा। यान एक मिनट रुको, पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। रमेश ने उसे बुलाया। क्या बात करनी है? क्षमा को थोड़ा उत्सुकता हुई। तुम्हारी कक्षा में चेतन भट्ट नाम का एक लड़का है ना? हाँ पापा, आपको कैसे पता? मैंने उसे बयूरो में देखा था। उसने क्या किया? उसने कुछ गलत नहीं किया। रमेश ने सिर हिलाया और उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव उभरा। तुम्हारे स्कूल के एक छात्र ने कुछ बदमाशों की शिकायत की थी, तुम्हें ये पहले से पता होगा। मैंने ही उस केस को संभाला था और जिस छात्र ने उनकी शिकायत की थी वह चेतन भट्ट था। ओह वह था, क्षमा ने सपाट स्वर में जवाब दिया। यान तुम्हें ये चेतन भट्ट पसंद नहीं लगता? कोई खास कारण है? उसने मेरी दोस्त के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि उसे पीटना चाहती हूँ। क्या वाकई ऐसा हुआ? मुझे स्थिति विस्तार से बताओ, रमेश ने कहा। क्षमा ने अपने पिता को वही बताया जो उसने अंजलि से सुना था। तुम्हारी दोस्त ने बस उसकी आवाज़ सुनी और छेड़छाड़ करने वाले के बाल छुए। इससे ये साबित नहीं होता कि वह चेतन था। रमेश की पुलिस की प्रवृत्ति जाग उठी, लेकिन उसने तो इसे स्वीकार कर लिया। जैसा तुमने बताया उस हिसाब से सारे सबूत स्पष्ट रूप से चेतन की ओर इशारा करते हैं। उस लड़की ने पहल की और मामले को शांत कर दिया और चेतन को उससे माफ़ी मांगने दी। ये चेतन के लिए परेशानी से बचने के लिए था, जो काफ़ी सामान्य है। पापा आप चेतन भट्ट का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं? क्षमा हैरान थी। हालांकि मैं इस चेतन भट्ट से केवल एक बार मिला हूं, मुझे यकीन है कि वह ऐसा इंसान नहीं है। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, रमेश ने कहा। क्या वाकई जिंग गलत हो सकती है? यह विचार अचानक क्षमा के दिमाग में आया। अपने काम की प्रकृति के कारण उनके पिता रोजाना हर तरह के बेकार लोगों से निपटते थे और लोगों का आकलन करने में बहुत सटीक थे। क्षमा को स्वाभाविक रूप से अपने पिता के निर्णय पर भरोसा था। हालांकि वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर भी भरोसा करती थी जिसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब चूंकि मामला सुलझ गया था, वह इसकी परवाह नहीं करती थी। क्षमा ने अपने मिश्रित विचारों को झटक दिया और पूछा, पापा आपने अचानक इस चेतन भट्ट की बात क्यों उठाई? अरे ये तो मैं तुमसे बात करते हुए भूल ही गया। रमेश ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, फिर चाय की मेज पर रखे फ़ोन की ओर इशारा किया। चेतन ने अभी तुम्हें फ़ोन किया था। मैंने उसे बताया कि तुम नहा रही हो और वादा किया कि तुम नहाने के बाद उसे वापस फ़ोन करोगी। हाँ, क्षमा अनिच्छुक थी। तुम नहीं चाहती कि पापा अपना वादा तोड़े ना? रमेश ने हाथ फैलाए। क्षमा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय फ़ोन करने और उसे स्पीकर पर रखने के। दूसरी तरफ चेतन ने कुछ सेकंड में फ़ोन उठा लिया। क्या यह अंकल हैं या क्षमा मेहता? ये यान है, रमेश ने अपनी बेटी की ओर से जवाब दिया। क्षमा अपने पिता को घूरने से खुद को रोक नहीं सकी, फिर हल्के से बोली, तुम्हें क्या चाहिए? क्षमा मैंने वाकई अंजलि के साथ कुछ नहीं किया, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है, चेतन ने जल्दी से समझाया। चूंकि अंजलि ने अर्जुन पटेल को घटना के बारे में बताया था, क्षमा जो अंजलि की सबसे अच्छी दोस्त थी उसे भी निश्चित रूप से पता होगा।
चेतन को अर्जुन पटेल के साथ झगड़े से डर नहीं था, लेकिन उसे चिंता थी कि क्षमा उससे घृणा करेगी। इसलिए शाम के अध्ययन के बाद चेतन ने अनुमान लगाया कि क्षमा घर पहुंचने के बाद अपना सेल फोन इस्तेमाल कर सकेगी, इसलिए उसने तुरंत उसे सच्चाई समझाने के लिए फ़ोन किया। उसका लहजा दृढ़ है और वह बिना हकलाए बोल रहा है। वह जरूर सच बोल रहा है। रमेश की पुलिस की प्रवृत्ति फिर से जाग उठी और वह अपनी बेटी से टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। यान इस बात की बहुत संभावना है कि यह युवक चेतन वाकई निर्दोष है। धन्यवाद अंकल रमेश, क्षमा तुम भी मानती हो न कि मैं निर्दोष हूँ? चेतन ने फ़ोन पर स्पष्ट रूप से उत्साहित होकर पूछा। अब इसका कोई मतलब नहीं है। तुम बेहतर होगा कि कुछ दिनों में होने वाली संयुक्त परीक्षा पर ध्यान दो, क्षमा ने कहा, क्योंकि वह इस मामले पर ज़्यादा नहीं रुकना चाहती थी। मुझे संयुक्त परीक्षा की चिंता नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं कक्षा में कम से कम शीर्ष 10 में आ सकता हूँ। चेतन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम बस डींग मार रहे हो, क्षमा ने मुंह बनाया। कक्षा के शीर्ष 10 छात्र वे थे जिन्हें किताब की हर पंक्ति का गहन ज्ञान था और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि चेतन, जो पहले कक्षा में सबसे नीचे था, पिछले मासिक परीक्षा में बहुत बेहतर स्कोर किया था, फिर भी वह कमजोर छात्रों की श्रेणी में था। उसके लिए इतनी आसानी से शीर्ष 10 में आना असंभव था। मैं डींग नहीं मार रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम शर्त लगाएं। अगर मैं कक्षा में शीर्ष 10 में आ गया तो तुम मेरी प्रेमिका बनोगी। अगर मैं हार गया तो मैं जो तुम कहोगी वह करूंगा। क्या तुम शर्त मानने की हिम्मत करोगी? चेतन ने पूछा। अध्याय 24। तुम मेरे परिणामों से थप्पड़ खाने का इंतजार कर रहे हो? मैं क्षमा मेहता चेतन भट्ट की डींगे सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी और जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह चेतन की शर्त को मानना नहीं चाहती थी। आखिरकार यह शर्त कोई हल्की बात नहीं थी। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करती? चेतन ने पूछा। वह हिम्मत करती है। मेरी बेटी यान सहमत है, रमेश ने हस्तक्षेप किया। रात हो रही है, यान को सोना चाहिए। युवक, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अच्छा, अलविदा अंकल रमेश। क्षमा मेहता। चेतन ने फिर फोन काट दिया। पापा, आपने क्या किया? आपने क्यों कहा कि मैं सहमत हूँ? क्षमा उदास थी। चूंकि तुमने लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हारी ओर से जवाब दे दिया। रमेश ने जवाब दिया। अगर मैं हार गई तो मैं किसी की प्रेमिका बन जाऊंगी। क्या आप वाकई मेरे पिता हैं? क्षमा ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तो क्या तुम वाकई सोचती हो कि तुम हार जाओगी? रमेश ने पूछा। क्षमा ने इस बारे में सोचना शुरू किया और फिर जोर देकर बोली, मैं कभी नहीं हारूंगी। कक्षा के सबसे नीचे से मध्य तक रैंक बढ़ाना इतने कम समय में मुश्किल नहीं था, बशर्ते कोई मेहनत से पढ़े। लेकिन मध्य या सबसे नीचे से शीर्ष 10 में रैंक बढ़ाना असंभव था। एक किताबी कीड़ा होने के नाते क्षमा को इस बात का यकीन था। ठीक है, रमेश मुस्कुराए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने क्षमा की मां का पीछा करते समय अपने छात्र जीवन में ऐसी ही चाल चली थी। रमेश ने चेतन में अपनी जवानी की झलक देखी थी। इसके अलावा रमेश चेतन की प्रशंसा करते थे और महसूस करते थे कि उसका चरित्र बुरा नहीं था। इसलिए उन्होंने क्षमा की ओर से सहमति दे दी। वैसे भी अब उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि चेतन के लिए शर्त जीतना असंभव था जब तक कि कोई चमत्कार न हो। अगर चेतन शीर्ष 10 में आ सका तो ये साबित हो जाएगा कि चेतन उनकी बेटी का सच्चा साथी है। अगर वह अपनी बेटी का पीछा करने के लिए इतनी मेहनत करके शीर्ष 10 में रैंक बढ़ा सकता था तो वह उसका प्रेमी बनने के योग्य था। रमेश अपनी बेटी के साथी की पसंद के बारे में बहुत खुले विचारों वाले लगते थे। आप अपना टीवी देखते रहें, मैं सोने जा रही हूँ। MPH। चूंकि क्षमा को अभी भी जो हुआ था उससे थोड़ा उदास महसूस हो रहा था, उसने अपने पिता पर चेहरा बनाया और अपने कमरे में लौट गई। अपने कमरे में लौटने के बाद क्षमा करवटें बदलती रही, लेकिन उसे नींद नहीं आई, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने संपर्कों में अंजलि वर्मा का नंबर ढूंढा। वह अपनी हताशा अंजलि के सामने व्यक्त करने की योजना बना रही थी। क्षमा ने नंबर डायल करने के बाद कुछ देर इंतजार किया। रिंग सुनाई दी जब तक अंजलि ने फ़ोन नहीं उठाया। जिंग जिंग, मैंने तुम्हारी नींद तो नहीं खराब की? क्षमा ने पूछा। मैं अभी जाग रही हूँ। इस समय तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? क्या बात है? अंजलि हकलाते हुए बोली। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? मैं मसालेदार नूडल्स खा रही हूँ। ये बहुत तीखा है। हाँ, तुम इतनी रात को मसालेदार नूडल्स खा रही हो? मुझे वाकई तुमसे जलन हो रही है। आज मैंने पर्याप्त नहीं खाया। जब मैं घर पहुंची तो मुझे भूख लगी और यहाँ सिर्फ मसालेदार नूडल्स थे। जिंग जिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसने मुझे हतप्रभ कर दिया। तुम्हें पता है, मेरे पापा आज अजीब व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने वास्तव में। क्षमा ने अंजलि के साथ कुछ मिनट तक सामान्य बातचीत की, फिर अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू किया। तारांकन। चेतन ने क्षमा मेहता के साथ शर्त लगाई कि अगर वह संयुक्त परीक्षा में कक्षा के शीर्ष 10 में आ गया तो उसे उसकी प्रेमिका बनना होगा। अंजलि के बगल में मौजूद वीरेंद्र सिंह क्षमा की तिरस्कार भरी बात सुनकर चौंक गए।
कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नज़दीक थीं जब सबसे नीचे का नायक किताबी कीड़ा परिसर सुंदरी के साथ शर्त लगाता है। फिर वह अपने परिणामों से दुनिया को चकित कर देता है और किताबी कीड़ा परिसर सुंदरी धीरे धीरे उसकी प्रेमिका बन जाती है। वीरेंद्र सिंह इस नाटकीय कथानक से ज़्यादा परिचित नहीं हो सकते थे। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि चेतन सबसे नीचे था, उसके पास एक्स-रे दृष्टि की क्षमता थी जिसके साथ वह चीज़ों को देख सकता था। अगर वह परीक्षा कक्ष में किसी शीर्ष को करने वाले छात्र की नकल करने में कामयाब हो गया तो उसके परिणाम बुरे नहीं होंगे। चेतन के लिए कक्षा के शीर्ष 10 में आना आसान था। क्षमा निश्चित रूप से शर्त हार जाएगी। वीरेंद्र सिंह खुश थे कि उन्होंने आज अंजलि को वापस नहीं जाने दिया और संयोग से उससे यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चूंकि संयुक्त परीक्षाओं में अभी कुछ दिन बाकी थे, उनके पास चेतन की योजना को नाकाम करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय था। क्या चेतन अपनी एक्स-रे दृष्टि क्षमता का उपयोग करके धोखा नहीं दे रहा था? लेकिन अगर वह धोखा नहीं दे सका तो क्या वह अभी भी शीर्ष 10 रैंकों में आ सकता था? कुछ देर बाद अंजलि ने क्षमा के साथ कॉल खत्म की। वीरेंद्र सिंह ने अपना काम पूरा करने के बाद अपनी विशेषता पैनल खोला और उसे देखा। हालांकि उन्होंने पिछले रात ही मास्टर स्तरीय गायन स्प्रिंग फिस्ट खरीदा था, आज उन्होंने इतने सारे खलनायक अंक जमा कर लिए थे। उन्होंने इन खलनायक अंकों को काफ़ी तेजी से हासिल किया था। क्या उन्हें कलाकार कौशल या यूथ प्रिजर्विंग पैलेट्स खरीदने के साथ आगे बढ़ना चाहिए, या क्या उन्हें सिर्फ लॉटरी खींचनी चाहिए? वीरेंद्र सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर लॉटरी खींचने का फैसला किया। चूंकि वह अभी युवा थे, उन्हें यूथ प्रिजर्विंग पैलेट खरीदने की जल्दी नहीं थी। उन्हें अभी अच्छे कलाकार कौशलों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। 500 खलनायक अंक खर्च करने के बाद लॉटरी के परिणाम आए। दुख की बात है कि मेजबान कोई पुरस्कार नहीं जीत सका। क्या मेजबान 500 खलनायक अंक खर्च करके फिर से खींचना चाहता है? फिर से खींचो। वीरेंद्र सिंह ने कुछ देर सोचा, फिर सिस्टम को आदेश दिया। बधाई हो, मेजबान को भाग्यशाली होने के लिए भगवान स्तरीय गायन कौशल प्राप्त हुआ जो 1500 खलनायक अंकों का है। क्या मेजबान इसे अभी मिलाना चाहता है? शुक्र है उनकी किस्मत इतनी खराब नहीं थी। वीरेंद्र सिंह को कुछ राहत महसूस हुई, फिर सिस्टम को जवाब दिया, अभी मिलाओ। वीरेंद्र सिंह इस भगवान स्तरीय गायन कौशल से बहुत संतुष्ट थे। वह पहले से ही सुंदर थे, लेकिन इस कौशल के साथ वह मनोरंजन उद्योग में कदम रख सकते थे और अगर चाहें तो शीर्ष श्रेणी का सेलिब्रिटी बन सकते थे। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने सबसे ज़्यादा इस बात पर विचार नहीं किया कि वह सेलिब्रिटी बन सकते हैं या नहीं, बल्कि इस कौशल के साथ नायिकाओं को कैसे आकर्षित करना है। लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो अच्छा गा सकते हैं। अब भगवान स्तरीय गायन कौशल के साथ स्कूल के सबसे सुंदर छात्र होने और धनी परिवार से होने के कारण बहुत कम लड़कियां उनसे बच सकती थीं। वीरेंद्र सिंह प्रिया चौहान और क्षमा मेहता के सामने अपना गायन कौशल दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। क्या मुझे उन्हें फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से एक गाना गाना चाहिए? यह विचार वीरेंद्र सिंह के दिमाग में आया, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से खारिज कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर उन्होंने इस समय उन्हें फ़ोन किया तो ऐसा लगेगा जैसे वह उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्हें बस तब तक इंतजार करना था जब तक उन्हें इसे दिखाने का मौका न मिले। तारांकन। अगले दिन चेतन भट्ट सुबह होने के ठीक बाद बिस्तर से उठा। वह कक्षा में सबसे पहले पहुंचने वाला छात्र था। सुबह की कक्षा शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए चेतन ने अपनी सीट ली और पढ़ाई में डूब गया। चेतन स्पष्ट रूप से संयुक्त परीक्षा में धमाल मचाएगा, लेकिन उससे पहले उसे ये दिखावा करना था कि वह मेहनत से पढ़ रहा है। सुबह के अध्ययन का समय। कक्षा के छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे थे, कुछ प्राचीन कविता पढ़ रहे थे और कुछ साहित्य। चेतन ने पाठ्यपुस्तक अपने हाथ में ली और प्राचीन कविता को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। चूंकि यह सुबह का अध्ययन समय था, इसलिए ऐसा करना उचित नहीं था। थोड़ी देर बाद चेतन के पास बैठे छात्र इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। चेतन, क्या तुम अपनी आवाज़ थोड़ा कम कर सकते हो? क्या तुम मुझे बहरा करना चाहते हो? हाँ, तुम बहुत जोर से पढ़ रहे हो। अगर दूसरों को जो नहीं जानते कि तुम पढ़ रहे हो सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यहाँ कोई कुत्ता भौंक रहा है। तुम बहुत जोर से पढ़ रहे हो। कृपया अपनी आवाज़ कम करो, ये दूसरों को प्रभावित कर रहा है। आह मेरे कान। पास बैठे छात्रों ने चेतन से शिकायत शुरू की। जोर से पढ़ने में अच्छा लगता है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। चेतन ने जवाब दिया, हाँ एमपीएच उसके ग्रेड बहुत खराब है, लेकिन वह अभी भी अपनी गलती नहीं मानता। हाँ, सबसे नीचे वाले हर जगह परेशानी मचाना पसंद करते हैं। मुझे कम मत समझो। संयुक्त परीक्षाओं के बाद तुम्हें पता चलेगा कि असली सबसे नीचे वाला कौन है। तुम सब कचरे हो, मेरे रिपोर्ट कार्ड से थप्पड़ खाने का इंतजार कर रहे हो। चेतन ने फिर से जवाब दिया। शिकायत करने वालों में कोई भी शीर्ष ग्रेड वाला नहीं था, इसलिए चेतन ने उनकी और परवाह नहीं की। उसने पहले ही मन बना लिया था कि जब संयुक्त परीक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड आएगा तो वह उनके चेहरों को अपने परिणामों से थप्पड़ मारकर सूजा देगा और फिर वह क्षमा मेहता को अपनी प्रेमिका बना सकता था। हाँ, चेतन इतना उत्साहित लग रहा था कि वह समय को तेजी से आगे बढ़ाकर उस दिन तक पहुंचना चाहता था जब उनके परीक्षा परिणाम आएंगे।
तुम वहां क्या मूर्ख हो या कुछ? सबको घूरकर अपने आप में क्यों हंस रहे हो? परीक्षा कक्ष के निरीक्षक ने चेतन के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। अध्याय 25 धोखाधड़ी की योजना। दोपहर का भोजन अवकाश। क्षमा मेहता ने अपना गृहकार्य पूरा कर लिया था। वह अब थोड़ा आराम करना चाहती थी ताकि अपने दिमाग को शांत करके दोपहर की कक्षाओं में अच्छे से ध्यान दे सके। अंजलि वर्मा, जो उस समय खाली थी, ने मजाक में पूछा, यान चेतन भट्ट आज वाकई पहले जैसा नहीं लग रहा। अब जब वह पढ़ाई के लिए इतना उत्सुक लग रहा है, वह शर्त जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। क्या ये तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करता? मेरा मजाक मत उड़ाओ। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो अभी भी उदास महसूस करती हूँ। क्षमा ने आंखें घुमाईं। हाँ, तुम्हारे पापा को वाकई जीनियस होना चाहिए अगर वे अपनी बेटी को ऐसे धोखा दे सकते हैं। अंजलि ने हल्के से कहा। हाँ, होना ही चाहिए। क्षमा ने वास्तव में सहमति जताई। कोई बात नहीं, मान लो चेतन ने शर्त जीत ली, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करती तो क्या वह तुम्हारा पीछा करना जारी रखेगा? मैं कभी भी शर्त को नहीं मानूंगी। हालांकि वादा निभाना चाहिए, लेकिन क्षमा निश्चित रूप से अपनी खुशी के साथ मजाक नहीं करेगी। उसने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने से पहले प्यार में नहीं पड़ेगी। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि ने पूछा। चेतन एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है। उसे दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं है। अगर उसने शर्त जीत ली और मैं उसके साथ बाहर जाने से मना कर दूं तो वह निश्चित रूप से मुझे तंग करना शुरू कर देगा और शायद वह हमारी शर्त को सार्वजनिक कर देगा ताकि मुझे शर्मिंदगी हो। क्षमा ने अपने सुंदर चेहरे पर हाथ रखकर शिकायत की। ये सच है। अंजलि ने सिर हिलाया। इस समय वीरेंद्र सिंह गलियारा छज्जा से कक्षा में वापस लौटे। वह दोनों के बीच खड़े हो गए। क्या तुम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे थे? वीरेंद्र सिंह ने सहजता से पूछा। कुछ नहीं, हम यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कर रहे। क्षमा ने सिर हिलाया जैसे कोई झुनझुना बजा हो। तो फिर जरूर कुछ है। क्या तुम मुझे बता सकती हो? वीरेंद्र सिंह ने पहले ही कारण का स्पष्ट अनुमान लगा लिया था। यान और चेतन ने शर्त लगाई है। अगर वह हार गई तो उसे उसकी प्रेमिका बनना होगा। चूंकि वीरेंद्र सिंह ने पूछा था, अंजलि ने तुरंत जवाब दिया। जिंग जिंग, तुम ये बात हमारे बीच थी। तुम उसे कैसे बता सकती हो? क्षमा ने गुस्से में पूछा। मुझे खेद है यान। अंजलि ने माफी मांगी। हालांकि उसने अपने मन में बुदबुदाया, यह मैं नहीं थी बल्कि तुम थी जिसने यह बात उजागर की। तुम्हारी बात वीरेंद्र सिंह ने कल रात फोन पर सुनी थी, तो तुम वाकई मुझे दोष नहीं दे सकती। बेशक अंजलि यह जोर से कभी नहीं कहेगी। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। क्षमा ने अंजलि को दोष देना जारी नहीं रखा बल्कि वीरेंद्र सिंह की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। इसे दूसरों को मत बताना। निश्चिंत रहो, मैं गपशप नहीं करता। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब जब चेतन आखिरी मिनट में जल्दबाजी में मेहनत कर रहा है, वह एक कमजोर छात्र अचानक से शीर्ष रैंकर कैसे बन जाएगा? अंजलि ने क्षमा को शांत करने के लिए कहा। हाँ बिल्कुल। क्षमा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नियमित परीक्षाओं में यह व्यावहारिक रूप से असंभव है, लेकिन अगर वह धोखा दे? वीरेंद्र सिंह ने सहजता से पूछा। यह ऐसा तो नहीं होगा ना? क्षमा, जो अभी थोड़ा आराम कर रही थी, फिर से तनावग्रस्त हो गई। मुझे लगता है कि चेतन ने शुरू से यही योजना बनाई थी। उसने तुम्हें जानबूझकर उकसाया क्योंकि उसने पहले से ही परीक्षा में धोखा देने के तरीके तैयार कर लिए होंगे ताकि अपने ग्रेड सुधार सके। वीरेंद्र सिंह ने क्षमा को प्रभावित करना शुरू किया। क्या तुम्हें याद है जब उसने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी तो वह कितना आत्मविश्वास भरा लग रहा था? हाँ, वह बहुत आत्मविश्वास भरा लग रहा था जब उसने ऐसा कहा था। क्षमा ने जितना सोचा उतना ही वह वीरेंद्र सिंह की बात पर विश्वास करने लगी। बिल्कुल, भले ही मैं अब शीर्ष रैंकर हूं, मैं इतनी लापरवाही से नहीं कहूंगा कि मैं फिर से कक्षा का शीर्ष रैंकर बनूंगा। उसे एक कमजोर छात्र को इतना आत्मविश्वास क्या देता है? वीरेंद्र सिंह ने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए था। वीरेंद्र सिंह की बात सुनकर क्षमा को यकीन हो गया कि चेतन परीक्षा में धोखा देने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे फिर भी संदेह था। धोखा देना इतना आसान तो नहीं है ना? चीट शीट लाने से किसी का ग्रेड इतना ज्यादा नहीं सुधर सकता। क्या तुम सोचती हो कि धोखा देना सिर्फ चीट शीट लाने के बारे में है? क्या ये परीक्षा की कुंजी खरीदना और निरीक्षक को रिश्वत देना नहीं हो सकता? वीरेंद्र सिंह ने पूछा। हाँ, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्षमा आश्चर्य से भर गई। एक शीर्ष रैंकर के रूप में उसने कभी धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था और उसे परीक्षाओं के दौरान होने वाली विभिन्न अनुचित प्रथाओं की जानकारी नहीं थी। वीरेंद्र सिंह ने उसका चिंतित चेहरा देखा और महसूस किया कि समय लगभग हो गया था। फिर उसने उदासीनता से कहा, वास्तव में ये सब मेरी अनुमान है। हो सकता है कि वह वाकई धोखा नहीं दे रहा हो। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। ये कहकर वीरेंद्र सिंह मुड़कर जाने लगे। रुको, क्षमा ने चिंतित होकर वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ लिया। वीरेंद्र सिंह ने अपने कदम रोके और उसकी ओर देखा।
क्षमा शर्मा गई और तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और फुसफुसाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह वीरेंद्र सिंह ने झिझकने का नाटक किया। कृपया मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, क्षमा ने अनुरोध किया। तो मैं कोशिश करूंगा। वीरेंद्र सिंह ने अनमने ढंग से उसके अनुरोध को स्वीकार किया। धन्यवाद, मुझे तुम्हें मिल्क टी ट्रीट करना होगा। क्षमा ने मधुर मुस्कान के साथ वीरेंद्र सिंह को गौर से देखा। क्षमा मेहता जो नायिकाओं में से एक है, उसकी मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान कुल अनुकूलता 40 है। मेजबान ने कथानक को प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की। 200 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। उसकी मेरे प्रति अनुकूलता बढ़ गई। सिस्टम से संदेश प्राप्त करके वीरेंद्र सिंह अंदर ही अंदर खुश हुए। चेतन को परीक्षा में धोखा देने से रोकना वह निश्चित रूप से करेंगे। क्षमा की मदद करना सिर्फ एक बहाना था। उन्हें वास्तव में क्षमा से अनुकूलता अंक प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। ये खुशी की बात थी। तारांकन। कुछ दिन जल्दी ही बीत गए। बैठक व्यवस्था तैयार की गई। परीक्षा कक्ष में छात्रों को सीटें बेतरतीब ढंग से आवंटित की गई थीं। शुक्रवार दोपहर को छात्रों को उनके परीक्षा कक्ष नंबरों की सूचना दी गई और उन्हें पहले से परीक्षा कक्षों से परिचित होने के लिए उनके हॉल टिकट सौंप दिए गए। परीक्षा कक्ष वास्तव में छोटी कक्षाओं के लिए कक्ष थे, जो अब सभी वरिष्ठ छात्रों के लिए अस्थायी परीक्षा कक्षों के रूप में खाली कर दिए गए थे। परीक्षा कक्षों के गलियारे में परीक्षा का समय और विशेष विषय के प्रभारी निरीक्षक का नाम दीवार पर चिपका हुआ था। सभी वरिष्ठ छात्र व्यवस्थित रूप से अपने अपने परीक्षा कक्षों में आए और अपनी सीटों पर बैठ गए, जिन पर उनके नाम और हॉल टिकट नंबर लिखे थे। निरीक्षक ने फिर अंग्रेजी परीक्षा पत्र की प्रतियां वितरित की। थोड़ी देर बाद सभी को अंग्रेजी परीक्षा पत्र की अपनी डेमो प्रति मिल गई। चेतन को परीक्षा कक्ष की आखिरी डेस्क आवंटित की गई थी। ये स्थिति चेतन के लिए बस एक सौभाग्य थी। अगर उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किया तो वह अपनी नज़र से लगभग 150 छात्रों के परीक्षा उत्तर देख सकता था। बेशक चूंकि यह सिर्फ एक अंग्रेजी डेमो परीक्षा पत्र था, चेतन अब वास्तव में धोखा देने की जहमत नहीं उठाएगा। वह जो करना चाहता था वह अच्छे ग्रेड वाले छात्रों की सीटों को लॉक करना था। ये चेतन के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। चेतन हर कक्षा के शीर्ष रैंकरों को जानता था, क्योंकि उन्हें अक्सर सभा में प्रशंसा मिलती थी। चेतन ने अपनी कक्षा में 3 छात्रों को देख लिया था, जिनमें से प्रत्येक स्कूल में शीर्ष रैंकरों में से एक था। उनके स्कूल के शीर्ष रैंकरों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सरस्वती विद्या मंदिर की परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। उनके पिछले इतिहास से उनके स्कूल के प्रत्येक शीर्ष रैंकर अपने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकता था। क्षमा मेहता और वीरेंद्र सिंह, जो उनके स्कूल के शीर्ष रैंकर थे, भी उसी परीक्षा कक्ष में मौजूद थे। जब तक चेतन इन तीनों के परीक्षा उत्तरों की नकल कर सकता था, वह निश्चित रूप से अपनी कक्षा के शीर्ष 10 रैंकों में आ सकता था, और फिर वह क्षमा मेहता को अपनी प्रेमिका बना सकता था। हाँ, चेतन इतना उत्साहित लग रहा था कि वह समय को तेजी से आगे बढ़ाकर उस दिन तक पहुंचना चाहता था जब उनके परीक्षा परिणाम आएंगे। अध्याय 26। परीक्षा से पहले एक छोटी कक्षा गतिविधि। चेतन भट्ट की कक्षा के शीर्ष 10 रैंकों में, और फिर वह क्षमा मेहता को अपनी प्रेमिका बना सकता था। हाँ, चेतन इतना उत्साहित लग रहा था कि वह समय को तेजी से आगे बढ़ाकर उस दिन तक पहुंचना चाहता था जब उनके परीक्षा परिणाम आएंगे। तुम वहां क्या मूर्ख हो या कुछ? सबको भूलकर अपने आप में क्यों हंस रहे हो? परीक्षा कक्ष के निरीक्षक ने चेतन के असामान्य व्यवहार को नोटिस किया। निरीक्षक जिसने अभी चेतन को डांटा था, वह तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक था। हालांकि चेतन ने अपने तीसरे वर्ष में ज़्यादा शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी वह अपने शारीरिक शिक्षा शिक्षक अमित यादव का नाम जानता था। अमित सर, मैं ऐसा अपने चेहरे की जकड़न दूर करने के लिए कर रहा था। मुझे खेद है। चेतन ने तुरंत अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। जब चेतन ने प्रत्येक विषय के लिए अपने परीक्षा कक्ष में नियुक्त निरीक्षकों की सूची देखी तो उसे संयोग से अमित यादव का नाम मिला। इसलिए अगर चेतन ने अमित यादव को नाराज कर दिया तो वह निश्चित रूप से चेतन को दूसरों के परीक्षा पत्रों में झांकने की अनुमति नहीं देगा, जिससे उसकी धोखाधड़ी की योजना में बाधा आएगी। डेमो पर ध्यान दो, अमित यादव ने कठोरता से कहने के बाद उसे नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, मैं दूंगा। चेतन ने ईमानदारी से सिर हिलाया, जैसे वह एक आज्ञाकारी छात्र हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अमित यादव को कोस रहा था। क्या वह सिर्फ एक दुष्ट शारीरिक शिक्षा शिक्षक नहीं है? वह सिर्फ ताकतवर है और दिमाग से खाली है। डेमो पूरा होने में कुछ समय लगा, जिसके बाद सभी छात्र व्यवस्थित रूप से परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गए। जब लगभग सभी छात्र चले गए तो अमित यादव भी चले गए। परीक्षा कक्ष के दरवाजे पर अमित यादव ने प्रिया चौहान की एक झलक देखी। प्रिया चौहान को भी उनके परीक्षा कक्ष के पास एक निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया होगा। अमित यादव खुशी से भर गए। उन्होंने प्रिया चौहान को अभिवादन करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर जल्दी से उसे बंद कर लिया। तेज कदमों के साथ अमित यादव तुरंत वहां से भाग गए, जैसे कि प्रिया चौहान से प्लेग की तरह बच रहे हों। वे पहली मंजिल पर उतरने के बाद ही राहत की सांस ले सके।
अमित सर, अमित यादव ने पास से एक छात्र की अभिवादन की आवाज़ सुनी, सिर घुमाकर देखा और इतना डर गए जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई हो। वीरेंद्र, छात्र वीरेंद्र सिंह, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अमित यादव ने कांपती आवाज़ में पूछा। उनका चेहरा कुछ बार फड़फड़ाया। यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैं बस अमित सर से अचानक कुछ बात करना चाहता था। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराए और उनके पास से गुजर गए। अमित यादव बेबसी से उनके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे खेल के मैदान पर पहुंच गए। मैं अब प्रिया मैडम को परेशान नहीं कर रहा। मैंने अभी परीक्षा कक्ष के बाहर उनसे संयोग से मुलाकात होने पर उन्हें अभिवादन करने की हिम्मत भी नहीं की। अगर आपको भरोसा न हो तो आप प्रिया मैडम से पूछ सकते हैं। कृपया मुझे जाने दें, अमित यादव ने पहल करके बोला। वीरेंद्र सिंह को अमित यादव की प्रतिक्रिया पर कुछ मजा आया। अमित सर, मुझे पता है, इस बारे में चिंता न करें, मैं आपसे ऐसी किसी बात के लिए नहीं मिलने आया। अमित यादव को आश्वस्त करने के बाद वह मुद्दे पर आए। मुझे लगता है कि आप उस परीक्षा कक्ष के निरीक्षकों में से एक हैं जहां चेतन भट्ट नाम का छात्र है। हाँ, मैं हूँ। वह परीक्षा कक्ष में सबकी ओर छिपकर देख रहा था। मैंने अभी उसे टोका भी था। अमित यादव ने सिर हिलाकर कहा। वह छिपकर देख रहा था। वीरेंद्र सिंह हंसे। ये स्पष्ट था कि चेतन परीक्षा कक्ष से परिचित होने की कोशिश कर रहा था ताकि धोखा दे सके। तो जब आप परीक्षा की निगरानी कर रहे हों तो चेतन पर ध्यान रखें, उस पर पूरी नज़र रखें, उसे एक बार भी छिपकर देखने न दें। निश्चित रूप से, मैं हर समय उस पर नज़र रखूंगा। अमित यादव ने दृढ़ता से सहमति में सिर हिलाया। एक निरीक्षक के रूप में किसी परीक्षार्थी पर नज़र रखना उनके लिए बिल्कुल जटिल काम नहीं था। वीरेंद्र सिंह ने अमित यादव का वीचैट मांगा और उन्हें 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। छात्र वीरेंद्र नहीं, युवा मास्टर वीरेंद्र आप। अमित यादव कुछ हतप्रभ थे। ये राशि का सिर्फ आधा हिस्सा है, बाकी आधा मैं काम पूरा होने के बाद ट्रांसफ़र करूंगा। अगर आप चेतन पर नज़र रखने में असफल रहे तो परिणामों के लिए तैयार रहें। वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी। चेतन को धोखा देने से रोकना एक महत्वपूर्ण काम था जो उन्हें करना था। वह किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं चाहते थे। अगर अमित यादव अपने वादे पर खरे नहीं उतरे तो यह कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए उन्हें अमित यादव को पहले से ही इनाम और चेतावनी दोनों देनी थी। तब जाकर अमित यादव उनके निर्देशों का पालन करेंगे। आखिरकार अमित यादव को दिया गया काम उनके पेशे या सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था। अमित यादव को बस अपने निरीक्षक के अधिकारों का ठीक से उपयोग करना था। निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से युवा मास्टर वीरेंद्र के निर्देशों का पालन करूंगा, अमित यादव ने खुशी से कहा। वह अपने फ़ोन पर टैप करके भुगतान की पुष्टि करने के लिए और इंतजार नहीं कर सके। तारांकन। आखिरकार शाम के अध्ययन सत्र का समय आ गया। चूंकि अगले दिन नकली परीक्षा होने वाली थी, स्कूल की घंटी उसी के अनुसार सेट की गई थी। नतीजतन हालांकि यह पहले से ही शाम के अध्ययन सत्र का समय था, घंटी नहीं बजी। कुछ कक्षाओं में तीसरे वर्ष के छात्रों को ब्रेक दिया गया था, जबकि अन्य अपनी कक्षा शिक्षकों की देखरेख में थे और सामान्य रूप से अपने शाम के अध्ययन सत्र में थे। दुख की बात है कि वीरेंद्र सिंह की कक्षा बाद वाली श्रेणी में थी। इस समय प्रिया चौहान बोर्ड के पास बैठी थी, पाठ योजना लिख रही थीं और छात्रों पर नज़र रख रही थीं। कक्षा के बाहर अन्य कक्षाओं से छात्रों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर बाद कुछ कक्षाओं से छात्रों द्वारा गाए गए गाने भी सुनाई देने लगे। संभावना थी कि कुछ कक्षाएं अपने कक्षा शिक्षकों के मार्गदर्शन में किसी तरह की गतिविधि कर रही थीं। गाना खत्म होने के बाद जोरदार तालियों की आवाज़ आई। बाहर का शोर इतना तेज था कि शांतिपूर्ण शाम का अध्ययन सत्र कर पाना लगभग असंभव था। प्रिया चौहान अपनी सीट पर पीछे झुकीं। ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी कल नकली परीक्षा है, मैं तुम पर अब ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकती, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। प्रिया मैडम जिंदाबाद। प्रिया मैडम समझदार हैं। कक्षा में तालियों का जोरदार शोर हुआ। बाहर भागकर ज़्यादा शोर मत करो, देखो बाकी कक्षाएं क्या गतिविधियां कर रही हैं, उनसे कुछ सीखो, ठीक है। प्रिया चौहान चाहती थीं कि उनके छात्र ठीक से व्यवहार करें। प्रिया मैडम गाना गाकर शुरुआत क्यों नहीं करती? हाँ, यही होना चाहिए। छात्रों ने नीचे हंगामा शुरू कर दिया। चूंकि प्रत्येक कक्षा में माइक्रोफोन के साथ एक पीसी था, गाना गाना कुछ ऐसा था जो वे कर सकते थे। गाना गाना ठीक है, लेकिन मैं नहीं गाऊंगी, तुम गा सकते हो, मैं बस तुम्हारा उत्साह बढ़ाऊंगी। प्रिया चौहान ने जल्दी से हाथ हिलाया। उनका गाना चीखने जैसा था। दोस्तों के सामने गाना ठीक था, लेकिन अपने छात्रों के सामने गाने में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। चूंकि प्रिया चौहान ने विनम्रता से मना कर दिया था, छात्रों ने और जोर नहीं दिया, इसलिए सभी को अपना निशाना बदलना पड़ा। अध्ययन समिति की सदस्य को गाना चाहिए, किसी ने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकती, मैं अध्ययन समिति से हूँ, कला समिति से नहीं, मुझे गाना नहीं आता। क्षमा मेहता ने भी मना कर दिया। क्या यहाँ कला समिति से कोई है? सबकी नज़रें वीरेंद्र सिंह की ओर मुड़ गईं। हाँ, वह साहित्य और कला समिति का सदस्य था।
जब सभी छात्रों ने वीरेंद्र सिंह पर अपनी नज़रें टिका दी, न केवल वह जरा भी घबराए नहीं बल्कि वह कुछ खुश लग रहे थे। वह बहुत लंबे समय से अधीर थे। ठीक है, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह के बोलने से पहले उनकी कक्षा की लड़कियां उनका नाम पुकारने लगीं। स्कूल का सबसे सुंदर छात्र होने के नाते वीरेंद्र सिंह की बहुत सारी प्रशंसक थीं। जैसे ही उन्हें पता चला कि वीरेंद्र सिंह गाने वाला है, वे उत्साहित हो गईं। वह सुंदर हो सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि वह गाने में भी अच्छा है? वे बस मूर्ख लड़कियों का एक समूह हैं। क्या इस बात का हंगामा करने की जरूरत है? चेतन ने तिरस्कार किया। उसने अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं सोचा था कि वीरेंद्र सिंह को गाना आता होगा। अध्याय 27, छात्र वीरेंद्र सिंह का एकल प्रदर्शन। सभी छात्रों की नज़रों के सामने वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे प्रिया मैडम के डेस्क की ओर बढ़े और माइक्रोफोन उठाया। छात्रों का उत्साह कुछ देर बाद शांत हो गया। इसी पल वीरेंद्र सिंह की मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ जो माइक्रोफोन से और बढ़ गई थी, स्पीकर से गूंजी। हमें अपने सपनों का पीछा करने के लिए कठिनाइयों और परेशानियों से गुजरना पड़ता है और कई बार हम अपनी उम्मीद खो देते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जब तक हम दृढ़ रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, हम धीरे धीरे अपनी बाधाओं को पार करने की क्षमता बना सकते हैं, जैसे सूरज की तपती किरणें जो बादलों को चीरकर कोहरा हटा देती हैं। मैं अब अपने सहपाठियों के लिए जो अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं और हमारी सुंदर अंग्रेजी शिक्षिका के लिए गाना सपना संभव है प्रस्तुत करता हूँ। हुर्रे! संक्षिप्त शुरुआती भाषण ने छात्रों में आग लगा दी और वहाँ का माहौल कई गुना उज्ज्वल हो गया। वे सभी तीसरे वर्ष के छात्र थे जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। गर्मजोशी भरे किशोरों के रूप में कौन अपने सपनों का पीछा नहीं करना चाहेगा? यहाँ तक कि प्रिया चौहान, जो खुद एक शिक्षिका थीं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अपने समय को याद कर रही थीं, उत्साहित हो गईं। हालांकि प्रिया चौहान को चिंता थी कि क्या वीरेंद्र सिंह गाना गा पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जो गाना गाना चाहते थे उसका चीनी संस्करण पहले से ही था, जिसे मेरा सपना कहा जाता था। अंग्रेजी संस्करण को गाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। ऐसा तो नहीं कि वीरेंद्र सिंह अपनी अंग्रेजी शिक्षिका के लिए मुंह की खाना नहीं चाहते थे। उत्साह कुछ देर तक चला, जिसके बाद गाने की प्रस्तावना सुनाई दी। उत्साह शांत हो गया क्योंकि छात्र चुप हो गए। वीरेंद्र सिंह ने गाना शुरू किया। मैं दौड़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं उड़ूंगा। उनकी आवाज़ कोमल लेकिन मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हालांकि यह विरोधाभासी था, यह बिना किसी कमी के मिश्रित था, जैसे स्वर्ग से आने वाली आवाज़ जिसका आकर्षण अनूठा था। यह मुश्किल से एक पंक्ति थी, लेकिन फिर भी इसने वहां मौजूद सभी का ध्यान खींच लिया। जब वीरेंद्र सिंह ने गाने की पहली पंक्ति गाई तब सभी का यही हाल था। प्रिया चौहान की चिंताएं गाने के बोल सुनते ही दूर हो गईं। मैं अजेय हूँ, अपनी त्वचा से बाहर कूदता हूँ, रस्सी खींचता हूँ। हाँ, मैं इसे मानता हूँ। अतीत वह सब कुछ है जो हम थे, ये हमें नहीं बनाता। इसलिए मैं सपना देखूंगा जब तक कि मैं इसे वास्तविक नहीं बना लेता और मुझे सिर्फ तारे दिखते हैं। जब तक तुम गिरते नहीं तब तक तुम उड़ते नहीं। सुर कुछ भारी हो गया उसकी पहले की गर्मजोशी से, और इसमें हल्का सा दमघोंटू प्रभाव भी था। ये ठीक वही यात्रा थी जो कोई अपने सपनों का पीछा करते हुए करता है, अकेलेपन और एकांत से गुजरता है, या शायद कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है। जैसे जैसे वीरेंद्र सिंह गाते रहे, भारी सुर धीरे धीरे हल्का हो गया। जब तुम्हारे सपने जीवंत हो जाते हैं तुम अजेय हो। गोली मारो, सूरज का पीछा करो, सुंदरता को ढूंढो। हम अंधेरे में चमकेंगे, धूल को सोना बनाएंगे, और हम सपना संभव करेंगे। संभव, मैं पीछा करूंगा, मैं पहुंचूंगा, मैं उड़ूंगा, जब तक मैं टूट नहीं जाता। अपने पिंजरे से बाहर रात में एक पक्षी की तरह। मुझे पता है मैं बदल रहा हूं, किसी बड़ी चीज में पहले से बेहतर। और अगर इसमें 1000 जिंदगियां लगती हैं तो ये लड़ने लायक है। जब तक तुम गिरते नहीं तब तक तुम उड़ते नहीं। आवाज़ तेज हो गई, जैसे ये हर किसी के दिल और आत्मा में समा सकती थी। उन छात्रों को जो अपने सपनों का पीछा करने वाले थे, सभी बाधाओं को पार करने का साहस दे रही थी। आमतौर पर इस गाने की मूल धुन और बोल सुनने से प्रेरणा मिलती थी, लेकिन वीरेंद्र सिंह के गायन के साथ इसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया था। मौके पर मौजूद हर छात्र, जिसमें प्रिया चौहान भी शामिल थी, वीरेंद्र सिंह के गायन को सुनकर स्तब्ध रह गए। कई छात्रों ने अपने स्मार्टफोन निकालकर तस्वीरें खींची और इस अद्भुत पल को रिकॉर्ड किया जो उन्हें देखने को मिला था। क्षमा मेहता को अब अफसोस हो रहा था कि वह अपना स्मार्टफोन स्कूल नहीं लाई थी। वह अंजलि की ओर मुड़ी और उसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहने वाली थी, लेकिन उसने अपने शब्द वापस निगल लिए क्योंकि अंजलि ने काफ़ी समय पहले से ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो अंजलि वह पहली व्यक्ति थी जिसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था। चूंकि गाना गाने वाला छात्र न केवल उसका राजकुमार था बल्कि उसका गुप्त प्रेमी भी था, मौके पर मौजूद अन्य लड़कियों की तुलना में उसे स्वाभाविक रूप से अधिक सक्रिय होना था। जब तुम्हारे सपने जीवंत हो जाते हैं तुम अजेय हो। गोली मारो, सूरज का पीछा करो, सुंदरता को ढूंढो। हम अंधेरे में चमकेंगे, धूल को सोना बनाएंगे, और हम सपना संभव करेंगे। संभव, संभव, नीचे से शीर्ष तक हम जंगल की आग जला रहे हैं। कभी हार मत मानो और कभी रुको मत। हमारी बाकी जिंदगी नीचे से शीर्ष तक
हम जंगल की आग जला रहे हैं। कभी हार मत मानो और कभी रुको मत। जब तक तुम गिरते नहीं तब तक तुम उड़ते नहीं। जब तुम्हारे सपने जीवंत हो जाते हैं तुम अजेय हो। गोली मारो, सूरज का पीछा करो, सुंदरता को ढूंढो। हम अंधेरे में चमकेंगे, धूल को सोना बनाएंगे और हम सपना संभव करेंगे। संभव, संभव, हम सपना संभव करेंगे। जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने गाने की अंतिम पंक्ति गाई, कक्षा में लगभग 50 छात्रों की जोरदार तालियों से गूंज उठी। बेशक एक दो छात्र ऐसे थे जो उत्साह बढ़ाने का इरादा नहीं रखते थे, जैसे कि चेतन भट्ट। वीरेंद्र सिंह को गाना आता है। चेतन के दिल में कड़वाहट थी। वीरेंद्र सिंह न केवल सुंदर थे बल्कि शीर्ष रैंकर थे, अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि के थे और गाने में भी अच्छे थे। स्वर्ग इतना अन्यायी कैसे हो सकता है, मैं समझी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी कला को गहराई से छिपाया था। मैं तुम्हारी कक्षा शिक्षिका लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से हूँ, लेकिन अब जब तुम सब यहाँ से स्नातक होने वाले हो तब मुझे पता चला कि मेरी कक्षा में एक छात्र है जो गाने में अच्छा है। प्रिया चौहान आश्चर्यचकित थी, लेकिन उस पल थोड़ा गुस्सा भी थी। उन्होंने शिकायत की, पहले परिसर में कई गायन समारोह आयोजित हुए थे जिनमें हमारी कक्षा के किसी भी छात्र ने हिस्सा नहीं लिया। तुमने तब हिस्सा क्यों नहीं लिया? वीरेंद्र सिंह के जवाब देने से पहले नंबर 1 प्रशंसक अंजलि ने उत्साह से कहा। ऐसे गायन समारोहों में हिस्सा लेना सहपाठी वीरेंद्र सिंह के लिए नीचे की बात थी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह उनकी पहचान को कम करने जैसा होता। प्रिया चौहान ने यह सुनकर स्वीकृति में सिर हिलाया। जब प्रिया चौहान कुछ समय पहले गायन समारोह में गई थी तो उन्हें लगा था कि हिस्सा लेने वाले छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह के गायन की तुलना में वह प्रभावशाली भी नहीं था। वीरेंद्र सिंह और दूसरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। क्या वीरेंद्र सिंह खुद को एक समूह शौकिया लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नीचे गिराएंगे? छात्र वीरेंद्र सिंह, भले ही यह सच हो, ये करना असभ्य है। तुम्हारी सजा के लिए मैं चाहती हूं कि तुम हमारे लिए एक और गाना गाओ। प्रिया चौहान ने कहा। एक और गाना, एक और गाना। नीचे के सहपाठी स्वीकृति में उत्साह बढ़ाने लगे। वीरेंद्र सिंह को अभी मन भर नहीं हुआ था। ये वही था जो वह चाहते थे। तो मैं तुम सबके लिए एक और गाना गाऊंगा। मैं अब जो गाना गाने जा रहा हूं वह है मैं तुमसे प्यार करता हूं। हुर्रे! छात्र फिर से उत्साह बढ़ाने लगे। यह एक प्रेम स्वीकारोक्ति गाना था जो किसी की कल्पना को उड़ान दे सकता था। चूंकि वीरेंद्र सिंह ने यह गाना चुना था, उनके पीछे निश्चित रूप से कोई छिपा मकसद होगा। जल्द ही गाने का संगीत शुरू हो गया। माइक्रोफोन उठाकर वीरेंद्र सिंह डेस्क से हटे कक्षा में इधर उधर घूमे और केवल प्रिया चौहान के सामने रुके। प्रिया चौहान स्तब्ध रह गईं। मुझे गाना महसूस करने के लिए प्रिया मैडम को देखना होगा, वीरेंद्र सिंह ने हंसी छोड़ते हुए कहा। इस समय गाने की प्रस्तावना पहले ही बज चुकी थी। प्रिया चौहान को देखते हुए वीरेंद्र सिंह ने गहरी भावना के साथ गाया। प्यार के इस खुशहाल देश में तुम मेरी एकमात्र हो। मैं जिससे प्यार करता हूँ वह केवल तुम हो। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। जब प्रिया चौहान ने गाने की पहली कुछ पंक्तियां सुनी तो उनका शरीर जकड़ गया। आश्चर्यजनक गायन प्रदर्शन को सुनते हुए एक आकर्षक सुंदर चेहरे के साथ प्रिया चौहान को विरोध करना बहुत मुश्किल लगा। कई लोग खोने के बाद ही कदर करना सीखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। जितना ज़्यादा दर्द होता है उतना ही तुमने प्यार किया है। मुझे यह विश्वास नहीं है। प्रिया चौहान धीरे धीरे एक तरह के ट्रांस में चली गईं। अपने शिक्षक छात्र रिश्ते को नज़रअंदाज करते हुए खुद को एक साधारण महिला के रूप में देखने लगी जिसे उसके सामने एक पुरुष द्वारा प्रेम स्वीकारोक्ति की जा रही थी। इस बीच वीरेंद्र सिंह को भी 2 सिस्टम संदेश प्राप्त हुए। प्रिया चौहान जो नायिकाओं में से एक है, उनकी मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान कुल अनुकूलता 40 अंक है। मेजबान ने मूल कथानक की दिशा को बदलने में सफलता प्राप्त की। 200 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। अध्याय 28, प्रेम गीतों का सम्राट। मैंने तुम्हें गहरे अपनी बाहों में जकड़ा, तुम्हें अपनी हथेली में थामा, क्योंकि तुम वही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार के इस स्वच्छ दुनिया में तुम मेरी एकमात्र हो, कभी शक मत करना। प्रिया चौहान वीरेंद्र सिंह के मंत्रमुग्ध गायन को सुनकर मोहित हो गईं। इस दृश्य को देखकर पूरी कक्षा में हंगामा मच गया। प्रिया चौहान हंगामे के कारण अपने स्वप्निल अवस्था से बाहर आईं। तुमने गाना काफ़ी महसूस कर लिया, अब हटो और सिर्फ मेरे लिए मत गाओ, प्रिया चौहान ने मजाक में कहा और अपनी सामान्य अवस्था में लौट आईं। फिर उन्होंने वीरेंद्र सिंह के कंधों को पकड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। गति का फायदा उठाते हुए वीरेंद्र सिंह क्षमा मेहता के डेस्क के सामने रुक गए। क्या वह क्षमा मेहता के लिए भी गाना गाने की योजना बना रहे थे? बिल्कुल नहीं और कभी नहीं करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने बहुत पहले ही क्षमा मेहता का पीछा करने के लिए, पकड़ने के लिए छोड़ देना रणनीति अपनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि यह उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। हालांकि वह ऐसी लड़की लगती थी जिसके करीब आना आसान था, लेकिन वह दिल से एक तुनक मिजाज थी। उसके प्रति देखभाल भरा रवैया रखना पूरी तरह बेकार था। अगर कोई खुलकर उसका पीछा करता तो वह उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई उसे नज़रअंदाज करता तो वह उसमें रुचि लेने लगती। वीरेंद्र सिंह ने अपनी नज़र अंजलि वर्मा की ओर मोड़ दी।
क्षमा मेहता को कुछ अजीब लगा। हालांकि वीरेंद्र सिंह उनके सामने खड़े थे लेकिन वह अंजलि को घूर रहे थे। इसका क्या मतलब था? वीरेंद्र सिंह की मंत्रमुग्ध और अनूठी आवाज़ संगीत के साथ फिर से गूंजी। मैं तुम्हें उस हवा की तरह मानता हूं जिसे मैं सांस लेता हूं। इतना अविभाज्य, मैं जोर से घोषणा करता हूं कि जिससे मैं प्यार करता हूं वह तुम हो। प्यार के इस खुशहाल देश में तुम मेरी एकमात्र हो। मैं जिससे प्यार करता हूं वह केवल तुम हो। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। शुरुआत में ही अंजलि वर्मा वीरेंद्र सिंह के प्यार में पागल थी। अपने प्रिय के द्वारा प्रेम स्वीकारोक्ति गाना गाए जाने से वह जो आंतरिक उथल पुथल महसूस कर रही थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। इस बीच पास में खड़ी क्षमा मेहता के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। हालांकि वीरेंद्र सिंह उसे नहीं घूर रहे थे लेकिन ये तथ्य नहीं बदलता था कि वह उनके सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाना क्षमा मेहता के लिए गाया गया हो। कम से कम क्षमा मेहता को ऐसा ही लगा। मूल प्रेम स्वीकारोक्ति गाना, जिसमें पहले से ही एक अनूठा आकर्षण था, भगवान स्तरीय गायन कौशल से और बढ़ गया था जिससे किसी का दिल हिल सकता था। जो और भी उल्लेखनीय था वह ये कि प्रेम स्वीकारोक्ति गाना एक अत्यंत सुंदर पुरुष द्वारा गाया जा रहा था। ये दृश्य और सेटिंग बहुत ही मोहक थी। हालांकि क्षमा मेहता को कड़वाहट महसूस हुई कि वीरेंद्र सिंह की नज़र उस पर नहीं थी और वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि के लिए गाना गा रहे थे। हालांकि क्षमा मेहता को कड़वाहट महसूस हुई लेकिन वह अपने दिल की धड़कन को दबा नहीं सकी और उसके गाल लाल हो गए। प्यार के इस खुशहाल देश में तुम मेरी एकमात्र हो। मैं जिससे प्यार करता हूं वह केवल तुम हो। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। मैं जिससे प्यार करता हूं वह केवल तुम हो। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही गाना अपने अंत के करीब पहुंचा वीरेंद्र सिंह ने जलती हुई आंखों से क्षमा मेहता की ओर देखा। प्रेम स्वीकारोक्ति गाने के मंत्रमुग्ध संगीत के साथ वीरेंद्र सिंह की प्रेम भरी आंखों से घूरने से क्षमा मेहता ने एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। क्षमा मेहता ने पहली बार इतनी तीव्र भावना का अनुभव किया। क्षमा मेहता जो नायिकाओं में से एक है, उनकी मेजबान के प्रति अनुकूलता 10 अंक बढ़ गई है। वर्तमान कुल अनुकूलता 50 अंक है। मेजबान ने कथानक की दिशा को गंभीर नुकसान पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। 500 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। चेतन भट्ट का नायक आभा 30 अंक कमजोर हुआ जबकि मेजबान का खलनायक आभा 30 अंक बढ़ गया। सिस्टम का संदेश प्राप्त करके वीरेंद्र सिंह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। सिस्टम का 500 खलनायक अंकों का पुरस्कार अब तक का सबसे बड़ा था जो उन्हें मिला था। हालांकि जब वीरेंद्र सिंह ने इसके बारे में सोचा तो ये ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं था। एक खलनायक के रूप में अगर वह नायिका क्षमा मेहता के साथ छेड़खानी करता और उसे पर्याप्त पुरस्कार नहीं मिलता तो यह अजीब होता। सिस्टम संदेश की जांच के साथ वीरेंद्र सिंह ने अपनी वर्तमान विशेषता पैनल को भी देखा। मेजबान वीरेंद्र सिंह, लड़ाई की क्षमता 289, आकर्षण 268, खलनायक आभा 289, खलनायक अंक 1300, कौशल मास्टर स्तरीय चित्रकला और सुलेख नकल कौशल मास्टर स्तरीय वास्तविक युद्ध शैली। गायन स्प्रिंग फिस्ट, वीरेंद्र सिंह के भावपूर्ण गाने ने न केवल क्षमा मेहता और प्रिया चौहान दोनों नायिकाओं की अनुकूलता में वृद्धि की बल्कि उन्हें छात्रों की जोरदार तालियां भी मिलीं। हालांकि कक्षा में चेतन भट्ट को ताली बजाने का जरा भी इरादा नहीं था। वह क्षमा मेहता को देख रहा था जो वीरेंद्र सिंह को घूरते हुए एक तरह के ट्रांस में थी। क्षमा मेहता की नज़र में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो नहीं कि वह वीरेंद्र सिंह को पसंद करती है। चेतन बेचैन हो उठा। वह केवल खुद को कोस सकता था कि उसे गाना नहीं आता, वरना वह पहले ही वहां जाकर क्षमा मेहता को जीतने के लिए एक प्रेम स्वीकारोक्ति गाना गा चुका होता। हालांकि चेतन बेचैन था लेकिन उसने जल्द ही खुद को संयमित कर लिया। वह संयुक्त परीक्षा के परिणाम आने पर बाजी पलट देगा। जब तक वह कक्षा के शीर्ष 10 में रैंक करता है वह क्षमा मेहता को अपनी प्रेमिका बना सकता था। क्या चेतन को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्षमा मेहता सहमत होगी या नहीं? वह तंग करने में माहिर था। चेतन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले क्षमा मेहता को तंग करने से खुद को रोकने की योजना बनाई थी ताकि उसकी राय का सम्मान हो। लेकिन एक बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो जाएगी तो क्षमा मेहता के पास आधिकारिक तौर पर उसकी प्रेमिका बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा रमेश ने जिस तरह से उसका स्वागत किया था उससे चेतन को नहीं लगता था कि रमेश विरोध करेंगे। आखिरकार रमेश ही थे जिन्होंने अपनी बेटी की ओर से शर्त को स्वीकार किया था। वीरेंद्र सिंह, मेरे पास पहले से ही मेरे भावी ससुर की मंजूरी है। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लायक भी हो? चेतन अंदर ही अंदर घमंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। तारांकन, अगला दिन शनिवार। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के विषय समय सारणी के अनुसार सुबह की पहली परीक्षा साहित्य और भाषा थी। जब परीक्षा आधिकारिक रूप से शुरू हुई तो चेतन ने तुरंत आखिरी पेज पर जाकर रचना प्रश्न का जवाब देना शुरू किया। हर किसी का रचना लिखने का अपना तरीका था जिसे वह आसानी से नकल नहीं कर सकता था। इसलिए चेतन का धोखा देने का इरादा नहीं था और वह अपनी क्षमता के बल पर रचना लिखना चाहता था। वह रचना लिखने में अच्छा था क्योंकि यही एकमात्र कक्षाएं थीं जिनमें उसने हिस्सा लिया था।
चेतन को रचना लिखने में लगभग 40 मिनट लगे। रचना वास्तव में कठिन नहीं थी, उसने मूल बातें उनके स्थान पर रख दीं। रचना का अधिकतम स्कोर 60 अंक था। चेतन को उम्मीद थी कि वह 40 से कुछ ज़्यादा अंक स्कोर करेगा। ये काफ़ी था। चेतन ने अपने हाथ खींचे और धोखा देना शुरू करने की तैयारी की। 40 मिनट में जब उसने रचना लिखी थी, उसके सामने बैठे शीर्ष रैंकर छात्रों ने कई सवाल पूरे कर लिए होंगे। अब उसे बस इतना करना था कि उनके जवाबों को अपने पेपर पर नकल करना था और वह परीक्षा पूरी कर लेगा। जैसे ही चेतन ने अपना सिर उठाया और अपनी एक्स-रे दृष्टि क्षमता का उपयोग करने वाला था, एक कुछ सख्त चेहरा उसके सामने आया जो उसकी नज़र में फैल गया। छात्र, अपनी परीक्षा पर ध्यान दो, छिपकर मत देखो, बस अपने परीक्षा पत्र को देखो, अमित यादव ने याद दिलाया। चेतन क्या कर सकता था? बेशक वह केवल ईमानदारी से सिर हिला सकता था। उसने कुछ देर तक कुछ सवालों के जवाब देने का नाटक किया। फिर वह फिर से अपनी धोखाधड़ी की योजना शुरू करना चाहता था, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि अमित यादव तब तक चले गए होंगे। हालांकि इस बार जैसे ही उसने सिर उठाया, अमित यादव फिर से उसके सामने आ गए। तुम छिपकर क्यों देख रहे हो? क्या तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें फिर से सिर उठाते देखा तो मैं तुम्हें परीक्षा से निष्कासित कर दूंगा, अमित यादव ने चेतावनी दी। चेतन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय सिर नीचे करके अपने परीक्षा पत्र को घूरने के। फिर उसे अपने पास एक कुर्सी खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। परीक्षा पत्र को देखते हुए चेतन ने अपनी आंख के कोने से देखा कि अमित यादव उसके पास कुर्सी खींच रहे थे। अमित यादव फिर उसके करीब बैठ गए और उस पर नज़र रखने लगे। अरे, क्या यह आदमी बीमार है या कुछ? चेतन ने अंदर ही अंदर गाली दी। वह तो कुर्सी पकड़कर अमित यादव के सिर पर दे मारना चाहता था। अब जब अमित यादव उस पर करीब से नज़र रख रहे थे, वह धोखा कैसे दे सकता था? हालांकि चेतन नाराज था और गुस्से से भरा हुआ था। उसने गुस्सा नहीं दिखाया और उसे अपने परीक्षा पत्र को खुद हल करना पड़ा। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि अमित यादव चले जाएं। हालांकि चेतन को निराशा ही हाथ लगी। अमित यादव पूरे समय उस पर नज़र रख रहे थे। चेतन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने परीक्षा पत्र को अपनी क्षमता से हल करने के। चूंकि उसका शैक्षणिक प्रदर्शन पहले से ही खराब था और इसके अलावा वह नाराज था, उसने कई सवाल खाली छोड़ दिए। परीक्षा के बाद हालांकि चेतन खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, फिर भी उसने खुद को हौसला दिया। वह इस परीक्षा में असफल हो सकता है, जिससे उसका कुल स्कोर गिर सकता है, लेकिन अगर वह दोपहर की गणित परीक्षा और उसके बाद की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर लेता है तो सारी उम्मीद नहीं खो जाएगी। दोपहर 3 बजे गणित परीक्षा। जैसे ही निरीक्षक अमित यादव ने गणित परीक्षा पत्र वितरित किए, चेतन की डरी और घबराई नजरों के बीच उन्होंने तुरंत एक कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गए। अध्याय 29, धोखाधड़ी और हालात का बिगड़ना। रविवार को 5 बजे अंग्रेजी परीक्षा खत्म हुई और संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नकली टेस्ट समाप्त हो गए। चेतन भट्ट निराशा के साथ परीक्षा कक्ष से बाहर निकला। शाम के अध्ययन सत्र के शुरू होने से पहले लगभग 1 घंटे का समय था, जो सामान्य रूप से आयोजित होगा। चूंकि चेतन का मूड खराब था, वह विद्यालय के पास नदी किनारे टहलने की तैयारी कर रहा था जब स्कूल द्वार पर उसकी मुलाकात प्रधानाचार्य से हुई। युवक, तुम गहरे विचार में डूबे लग रहे हो। क्या तुमने परीक्षा में अच्छा नहीं किया? शुभ संध्या प्रधानाचार्य सर। चेतन ने विनम्रता से अभिवादन किया और फिर सिर हिलाया। ये सिर्फ एक नकली परीक्षा है। अगर तुमने अच्छा नहीं किया, इसका मतलब है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दिया। ये तुम्हें बाद में अपना सर्वश्रेष्ठ देने से नहीं रोकेगा, है ना? प्रधानाचार्य ने चेतन को सांत्वना देना शुरू किया और उसका हौसला बढ़ाया। प्रधानाचार्य सही कह रहे हैं। चेतन मुश्किल से मुस्कुरा पाया। अगर यह कोई सामान्य नकली परीक्षा होती तो उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह थी कि अगर वह परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो क्षमा मेहता को अपनी प्रेमिका बनाने का उसका सपना ही रह जाएगा। कोई कल्पना कर सकता है कि चेतन का दिल कितना उदास था। वह इसे प्रधानाचार्य को समझा नहीं सकता था। लगता है तुम परिसर छोड़ रहे हो। क्या तुमने रात का खाना खा लिया? प्रधानाचार्य ने पूछा। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ, बाद में खाऊंगा। तुम जैसे युवा जो समय पर खाना नहीं खाते, उन्हें पेट दर्द होने की संभावना रहती है। तुम्हें समय पर भोजन करना चाहिए। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अभी घर खाना खाने जा रहा हूँ। क्यों न हम साथ चलें? प्रधानाचार्य ने न्योता दिया। चेतन ने यह सुनकर कोई आपत्ति नहीं की। प्रधानाचार्य ने उसे एक छात्र को अपने घर खाने के लिए सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया। यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षकों को भी शायद ऐसा विशेषाधिकार नहीं मिला होगा। चेतन कैसे मना कर सकता था? वह प्रधानाचार्य के साथ संबंध और करीब कर सकता था, लेकिन कुछ देर के लिए चेतन ने विनम्रता से मना करने का नाटक किया और फिर प्रधानाचार्य के अनुरोध को मान लिया। तारांकन। अगली सुबह नकली परीक्षा के परिणाम आ गए। दूसरे विषय की अवधि के दौरान उनकी संबंधित कक्षाओं के कक्षा शिक्षकों ने तैयार परिणाम सूची छात्रों को वितरित की। वीरेंद्र सिंह की कक्षा का माहौल बहुत जीवंत हो गया था। वे उस समय उदार कला कक्षा में थे।
क्षमा मेहता और वीरेंद्र सिंह दोनों 682 के कुल स्कोर के साथ कक्षा में पहले स्थान पर थे। हालांकि कक्षा में कई लोगों ने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी यह काफ़ी तर्कसंगत लग रहा था। पिछली परीक्षाओं में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः क्षमा मेहता और वीरेंद्र सिंह ने हासिल किया था। उनके स्कोर में ज़्यादा अंतर नहीं था, दोनों में से कोई एक हर बार शीर्ष स्थान हासिल करता था। लेकिन अब उन्होंने संयोग से एक ही स्कोर किया और बराबरी पर थे। मान लीजिए अगर वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 682 के करीब स्कोर करते हैं तो दोनों अपने देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए प्रवेश ले सकते हैं। वीरेंद्र सिंह और क्षमा मेहता शीर्ष रैंकर की उपाधि के साथ अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। उनके बाद स्कोर करने वाले छात्र वही थे जो पिछली परीक्षाओं में शीर्ष 10 रैंकों में आए थे। जब क्षमा मेहता ने शीर्ष 10 रैंक सूची देखी और उसमें चेतन भट्ट का नाम नहीं देखा तो उसके दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो गया और उसे राहत मिली। तुम्हें मेरे लिए 1 कप मिल्क टी देना है, वीरेंद्र सिंह ने क्षमा मेहता के पास चलते हुए कहा। निश्चिंत रहो, मैं नहीं भूली, क्षमा ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर वीरेंद्र सिंह चेतन को धोखा देने से रोकता है तो क्षमा उसे 1 कप मिल्क टी देगी। यही उन्होंने पहले तय किया था। चेतन को कौन सा रैंक मिला? जिज्ञासा से क्षमा ने सूची में चेतन का नाम ढूंढना शुरू किया। हालांकि लंबे समय तक ढूंढने के बाद भी उसे वह नहीं मिला। नीचे से ढूंढना बेहतर होगा, वीरेंद्र सिंह ने कहा। क्षमा ने इस बार जल्दी ढूंढ लिया, वह सबसे नीचे पहला है। क्षमा ने आश्चर्य से मुंह खोल लिया। पहले चेतन कक्षा में मध्य रैंक पर था। भले ही वह इस बार अपनी रैंक में सुधार नहीं कर पाया हो, उसे इसे बनाए रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह कक्षा में सबसे नीचे रैंकर बन गया। लगता है उसने पिछले मासिक परीक्षा में धोखा दिया था। ये स्कोर वही होना चाहिए जो वह वास्तव में करने में सक्षम है, वीरेंद्र सिंह ने तथ्य के रूप में कहा। हाँ, ऐसा ही होगा। मैंने सोचा वह एक चतुर छात्र है और उसके ग्रेड में सुधार मेरी मेकअप कक्षाओं की वजह से हुआ है। क्षमा अब जागरूक हो गई थी। क्या तुम पढ़ाई से पागल हो गई हो या कुछ और? उसने तुमसे कहा और तुमने विश्वास कर लिया, वीरेंद्र सिंह ने तिरस्कार में पूछा। तुम मुझे डांट रहे हो? क्षमा ने मुंह फुलाया। आखिरकार वह एक लड़की थी ना। वीरेंद्र सिंह ने उसे पागल कहने की हिम्मत कैसे की? मेरा वास्तव में तुम्हें डांटने का इरादा नहीं है, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं कि चेतन भट्ट वास्तव में कैसा इंसान है और उसकी झूठी बातों में धोखा खाना बंद करो और उससे दूर रहने की कोशिश करो। लड़के हमेशा धोखा देते हैं, क्षमा ने बड़बड़ाया। फिर अनजाने में अपनी नज़र वीरेंद्र सिंह की ओर मोड़ी और पूछा, तो क्या तुम मुझे धोखा दोगे? वीरेंद्र सिंह ने उसे घूरा। उसके आश्चर्य में उसने देखा कि क्षमा मेहता उसे जलती हुई आंखों से घूर रही थी। उसकी नम आंखों की गहराई में एक भावना उभर रही थी। ये छोटी लड़की वाकई उसके लिए गिर रही थी। हालांकि वीरेंद्र सिंह को लगा कि यह अभी भी काफ़ी नहीं था। आमतौर पर एक लड़का केवल 2 मामलों में एक लड़की को धोखा देता है, वह या तो उससे पैसे मांग रहा होता है या शारीरिक संबंध। क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि मुझे तुम्हें धोखा देने की ज़रूरत है? क्षमा मेहता को देखकर जो समझ नहीं पा रही थी और अभी भी भोली लग रही थी, वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं धनवान हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें पैसे के लिए धोखा नहीं दूंगा। जहाँ तक शारीरिक संबंध की बात है, हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। लगता है तुम भूल गई, क्या मुझे दोहराना चाहिए? मैं वास्तव में। क्षमा अब स्पष्ट थी और उसका चेहरा शर्मिंदगी से नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया। मुझे पता है, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ में रुचि नहीं है। मैं नहीं भूली, क्षमा ने वीरेंद्र सिंह के अधूरे शब्दों को पूरा किया। अच्छा है कि तुम्हें याद है, वीरेंद्र सिंह ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। वीरेंद्र सिंह की जाते हुए आकृति को देखते हुए क्षमा ने गुस्से में अपने पैर पटके। वह इस बिगड़े लड़के को नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। मेजबान ने नायिका क्षमा मेहता के दिल को उत्तेजित किया। 200 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। वीरेंद्र सिंह न केवल अनुकूलता में वृद्धि बल्कि नायिकाओं के दिल को उत्तेजित करने से भी उसे खलनायक अंक मिलेंगे। तो अब उसे बस इतना करना था कि उनके साथ छेड़खानी करनी थी। मुझ पर हंसी मत उड़ाओ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बाद तुम्हें पता चलेगा कि असली नीचे रैंकर कौन है। तुम सब बस कचरे का ढेर हो। इंतजार करो जब तक मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड से तुम्हारे चेहरों पर तमाचा नहीं मारता। कक्षा के एक अन्य हिस्से में छात्रों की हंसी की आवाज़ थी। कई छात्र एक ही पंक्तियों को दोहरा रहे थे। चेतन का चेहरा काला पड़ गया जैसे तवे का तल। ये पंक्तियां जो छात्र दोहरा रहे थे वास्तव में वही थीं जो चेतन ने पहले उनसे कही थीं। कुछ दिन पहले चेतन ने मेहनती होने का नाटक किया और सुबह के अध्ययन सत्र में शोर मचाना शुरू किया, जिससे उन्हीं छात्रों को सिरदर्द हो गया था। उस समय चेतन ने उनका तिरस्कार किया और कुछ पागलपन भरी बातें कही थीं। वह पागलपन भरी पंक्तियां जो उसने तब कही थी वही थी जो अब उसके आसपास के छात्र दोहरा रहे थे। मेजबान ने पर्दे के पीछे काम करके नायक चेतन भट्ट को संयुक्त परीक्षा में नायक बनने से रोका। 300 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए।
पुरस्कार प्राप्त करके वीरेंद्र सिंह ने कक्षा में शोर और उत्साह को देखा, लेकिन चेतन का मजाक नहीं उड़ाया। एक खलनायक के रूप में वह इतना नीचे नहीं गिरेगा कि नायक का मजाक उड़ाए। ऐसा करना वीरेंद्र सिंह के लिए नीचे की बात थी। अगर वह वास्तव में चेतन का मजाक उड़ाना चाहता तो वह अपने अनुयायियों को ये काम करने के लिए भेज सकता था, लेकिन चूंकि पहले से ही कई छात्र चेतन का मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा करने की जरूरत नहीं लग रही थी। वीरेंद्र सिंह ने अपनी विशेषता पैनल चालू किया और अपने खलनायक अंकों को देखा। खलनायक अंक 1800, वे इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए थे। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत 1000 खलनायक अंकों का उपयोग करके फिल्म स्तरीय अभिनय कौशल खरीदा। चूंकि 800 खलनायक अंक बचे थे, वह एक बार पुरस्कार ड्रॉ कर सकता था। मेजबान को 5000 खलनायक अंकों की कीमत वाली एक्स-रे दृष्टि क्षमता प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। क्या आप इसे अब उपयोग करना चाहेंगे? तुम मजाक कर रहे हो, मुझे इसे नए साल के लिए बचाने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सिंह इतने उत्साहित थे कि वह लगभग 3 मीटर ऊंचा उछल पड़े। ये वास्तव में चेतन की धोखाधड़ी थी। अब उनके पास भी अपने लिए एक थी। इसके अलावा इसकी कीमत केवल 500 खलनायक अंक थी। उन्होंने इतना बड़ा मुनाफा कमाया। वह इसका प्रभाव आजमाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें किसके साथ आजमाना चाहिए? वीरेंद्र सिंह ने कक्षा में अपनी नज़र दौड़ाई और फिर वह धीरे धीरे क्षमा मेहता पर टिक गई। उन्होंने क्षमा मेहता पर अपनी ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और जल्द ही वीरेंद्र सिंह की सांसें तेज हो गईं। काफ़ी देर बाद उन्होंने अनमने ढंग से अपनी नज़र हटाई। क्षमा मेहता आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनती थी। स्कूल यूनिफॉर्म ढीले होते थे और आसानी से उनकी आकृति को ढक सकते थे। उन्हें तब तक नहीं पता था जब तक उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा। यह उन्हें काफ़ी चौंका गया। क्षमा मेहता का किशोरावस्था के दौरान पोषण पूरक काफ़ी अच्छा रहा होगा। वीरेंद्र सिंह ने पहले क्षमा मेहता को 95 का स्कोर दिया था, लेकिन अब उन्हें लगा कि वह उसे 2 और अंक दे सकते हैं, जिससे ये 97 हो जाएगा। हालांकि वीरेंद्र सिंह को एक सुखद आश्चर्य मिला था, लेकिन उन्हें असहजता महसूस होने लगी। ये केवल उन्हें और क्षमा मेहता को ही पता होना चाहिए न सिस्टम। क्या नायक चेतन भट्ट ने कभी नायिका पर अपनी एक्स-रे दृष्टि क्षमता का उपयोग किया? अगर मेजबान नायक के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो 100 खलनायक अंक खर्च होंगे। क्या आप पूछताछ करना चाहेंगे? पूछताछ करो। नायक चेतन भट्ट ने किसी भी नायिका पर अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया है। वीरेंद्र सिंह को तुरंत राहत महसूस हुई। यदि कोई इसके बारे में सोचे तो ये काफ़ी सामान्य था। कुछ विकृत नायकों को छोड़कर अन्य आमतौर पर नेक और गुणी होते थे। चेतन का ऐसा न करना काफ़ी सामान्य था। उनके जैसे खलनायक के विपरीत, जिन्होंने जिज्ञासा से देख लिया था नायक को नेक ढंग से व्यवहार करना पड़ता था, भले ही यह उसे नुकसान पहुंचाए। छात्रों की लगातार ताने और मजाक से चेतन को शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में फट पड़ा। तुम सब चुप रहो। अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं नम्र नहीं रहूंगा। चेतन ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा, जिससे आसपास के छात्र डर गए। चेतन को ताने मारने और मजाक उड़ाने वाली आवाजें तुरंत बंद हो गईं। चेतन अक्सर समाज में बाहरी समूह के सदस्यों के साथ झगड़ता था और उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसके शरीर में एक शक्तिशाली आभा थी। जब चेतन गुस्सा हुआ तो सामान्य छात्र तुरंत डर गए और यह सर्दियों में सिकाड़े की तरह शांत हो गया। वीरेंद्र सिंह इस परिणाम से खुश नहीं थे। अध्याय 30, अवकाश का अनुरोध। फनीश जैन भीड़ से निकला और चेतन भट्ट के सामने कूद पड़ा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या सभी गलत थे जब उन्होंने कहा कि तुम एक कमजोर छात्र हो और बस कचरे का ढेर हो? तुम्हें वाकई किसी को मारने की खुजली हो रही है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो अपने दादाजी को मार कर दिखाओ। मैं यहीं खड़ा हूं, तुम मुझे मारो। मैं शर्त लगाता हूं मेरा पोता मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। फनीश जैन पूरी तरह से अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था और उसका चेहरा अभी भी नीला और काला था। ऐसा लग रहा था कि वह इतने घमंडी शब्द बोलने के बावजूद जवाबी हमला नहीं कर पाएगा। चेतन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पोते, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। क्यों नहीं मार रहे? आओ मारो, आओ। फनीश जैन पीछे नहीं हटा बल्कि अपनी गर्दन खींचकर अपना चेहरा आगे बढ़ाया और चेतन को उकसाने लगा। उसका वह भाव इतना नीच था कि वाकई किसी का गुस्सा भड़क सकता था। चेतन, जो पहले से ही गुस्सैल स्वभाव का था, अब और खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपनी हथेली से फनीश जैन को थप्पड़ मार दिया। चेतन को फनीश जैन को थप्पड़ मारकर बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन फिर उसे थोड़ा पछतावा हुआ। ये स्पष्ट था कि फनीश जैन जानबूझकर उसे उकसाने के लिए सामने आया था। जैसी कि उम्मीद थी, थप्पड़ खाने के बाद फनीश जैन तुरंत मुड़ा और शिक्षक से शिकायत करने जाने वाला था। हालांकि फनीश जैन कक्षा के दरवाजे से गुजरने के बाद ज़्यादा देर नहीं हुई कि वह वापस लौट आया। वह अकेले नहीं लौटा बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति को साथ लाया। वह बूढ़ा व्यक्ति जो वह साथ लाया था वह प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य को देखते ही चेतन की पहले की चिंता हवा में गायब हो गई और उसने खुशी से प्रधानाचार्य का अभिवादन किया।
चेतन को बूढ़े व्यक्ति को प्रधानाचार्य के रूप में अभिवादन करते सुनकर जो छात्र पहले उसकी पहचान से अनजान थे अब जागरूक हो गए और उन्होंने चेतन की नकल करते हुए विनम्रता से प्रधानाचार्य का अभिवादन किया। प्रधानाचार्य ने छात्रों की ओर मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उनकी नज़र चेतन और फनीश जैन पर पड़ी। मैं अभी कक्षा के बाहर था और मैंने सुना कि यहाँ क्या हुआ। तुम दोनों सहपाठी हो। तुम जैसे छात्रों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रधानाचार्य ने एक लंबा भाषण शुरू किया और छात्रों को शिक्षित करते रहे। प्रधानाचार्य की बात सुन रहे छात्र स्तब्ध थे। वे बीच बीच में सिर हिलाते थे और महसूस करते थे कि प्रधानाचार्य ने जो कुछ कहा वह तर्कसंगत था। हालांकि वीरेंद्र सिंह को स्पष्ट था कि प्रधानाचार्य चेतन के लिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि वीरेंद्र सिंह ने अनुमान लगाया था, प्रधानाचार्य ने बहुत कुछ बोलने के बाद चेतन की थोड़ी आलोचना की और बिना उसे सजा दिए छोड़ दिया। फनीश जैन ने चेतन से बेकार में थप्पड़ खाया। वीरेंद्र सिंह को यकीन था कि प्रधानाचार्य नायक गुट का एक महत्वपूर्ण सहायक किरदार था। इसके अलावा एक सहायक किरदार के रूप में वह नायक को जो सहायता दे रहा था वह कुछ ज़्यादा ही थी। अगर वह गलत नहीं था तो कई वेब उपन्यासों में ऐसे सहायक किरदार उसके जैसे खलनायक के लिए घातक होते थे। वह बार बार पलटवार करते थे जिससे नायक वापसी करता था और उसके जैसे खलनायक को मुश्किल स्थिति में डाल देता था। लगता है अब समय आ गया है कि मैं इस महत्वपूर्ण सहायक किरदार को संभालने का कोई तरीका सोचूं। मैं उसे चेतन की इस तरह मदद करने नहीं दे सकता, वीरेंद्र सिंह ने अपने मन में सोचा। प्रधानाचार्य ने संघर्ष को सुलझाने के बाद कक्षाओं के बीच के समय का फायदा उठाते हुए चेतन से बात करना चाहा। खेल के मैदान में प्रधानाचार्य और चेतन टहल रहे थे और वे सहज हो गए। नकली परीक्षाएं हो चुकी हैं और अगर तुम तब अपनी क्षमता दिखाने में असमर्थ रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो ध्यान रखना है वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। तब तुम्हें दिखाना होगा कि तुम वास्तव में कितने सक्षम हो। प्रधानाचार्य सही कह रहे हैं। चेतन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसका मूड अभी बेहतर हुआ। हालांकि वह नकली परीक्षा में हार गया था लेकिन उसके पास अभी भी एक अवसर था। जब तक वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अपनी क्षमता का उपयोग करता वह ठीक होगा। वैसे भी वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अमित यादव जैसे किसी से नहीं टकराएगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए निरीक्षक या तो अन्य स्कूलों से होंगे या अन्य जगहों से स्थानांतरित किए जाएंगे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परीक्षा देने वाले और निरीक्षक एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे ताकि धोखाधड़ी को सुगम न बनाया जाए। भले ही चेतन किसी से टकराए उसे वास्तव में चिंता नहीं थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का तरीका काफ़ी अलग होगा, चूंकि यह छात्रों के भविष्य का फैसला करेगा। अगर कोई निरीक्षक उसके पास बैठकर उस पर नज़र रखता तो चेतन यह विरोध कर सकता था कि निरीक्षक उसकी परीक्षा में खलल डाल रहा है। इस तरह चेतन अपनी क्षमता को आराम से उपयोग कर सकता था। पहली सफलता के बाद वह इसे दोहराएगा। मुझे लगता है तुम ठीक हो जाओगे। अब तुम अपनी कक्षा में वापस जा सकते हो, प्रधानाचार्य ने चेतन से कहा। प्रधानाचार्य, मेरे पास आपसे एक अनुरोध है। मुझे उम्मीद है कि आप सहमत होंगे। बोलो, प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल शाम जब मैं आपके साथ आपके घर खाने के लिए गया था तो आपने गलती से जिक्र किया था कि आप आज दोपहर अपने दोस्त के पास पत्थरों पर सट्टा लगाने जा रहे हैं। तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? मेरी उम्र से धोखा मत खाओ। हालांकि मैं युवा हूं, मैंने एक जुआरू दिग्गज से जुए का असली सार सीखा है। मैं 10 में से 9 पत्थरों से मुनाफा कमा सकता हूं। यह प्रधानाचार्य, मेरे साथ ले चलिए। मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मेरे माता पिता को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। मुझे भी पैसा कमाना है और कुछ जिम्मेदारी उठानी है। चेतन ने भावनात्मक कार्ड खेला। कैसा आज्ञाकारी बच्चा। ये सोचकर कि चेतन वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा, प्रधानाचार्य ने कहा, तुम अपनी कक्षा शिक्षिका से अवकाश मांग सकते हो। हमारी कक्षा शिक्षिका से बात करना इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे प्रधानाचार्य को परेशान करना पड़ रहा है। चेतन ने घबराते हुए मुस्कुराया। हालांकि प्रिया चौहान ने पहले अंजलि की बात को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन उसे यकीन था कि वह उससे नाराज थी। चेतन किसी भी हाल में प्रिया चौहान से अवकाश मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। न केवल वह उसे डांटेगी बल्कि वह उसे छुट्टी लेने में भी मुश्किल पैदा करेगी। दोपहर में वीरेंद्र सिंह ने एक शांत जगह ढूंढी और अपनी मां को फ़ोन किया। वह अपनी मां को फ़ोन कर रहा था क्योंकि उसे याद आया कि उसने एक बार उससे कहा था, हमारे परिवार के कई संपर्क हैं, तुम स्कूल में किसी को भी धमका सकते हो। हालांकि वीरेंद्र सिंह को ठीक नहीं पता था कि वह तथाकथित संपर्क कौन था, लेकिन उसे यकीन था कि यह साधारण नहीं होगा। फ़ोन कुछ देर तक बजा लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। वीरेंद्र सिंह ने लगातार फ़ोन कॉल किए लेकिन फिर भी दूसरी तरफ किसी ने कॉल नहीं उठाया। अपनी मां के समय सारणी के अनुसार वह इस समय अपनी कंपनी में कामों में व्यस्त होगी। वीरेंद्र सिंह ने आखिरकार कॉल करना छोड़ दिया और अपनी मां की कंपनी जाने की तैयारी की। वह इसे एक साधारण फ़ोन कॉल से हल नहीं कर सकता था। उसे फिर भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना था। वीरेंद्र सिंह फिर कार्यालय में आया।
कल प्रिया चौहान को सुबह 4 बजे तक अंग्रेजी परीक्षा पत्र सुधारने पड़े थे। चूंकि वह आज बहुत थकी हुई थी, दोपहर के अवकाश का फायदा उठाकर वह अपने डेस्क पर झुकी हुई झपकी ले रही थीं। इस समय कार्यालय में उनके अलावा कोई नहीं था। वीरेंद्र सिंह अचानक प्रिया चौहान के कान के पास झुका और मैं तुमसे प्यार करता हूँ गाना गाने लगा। मैंने तुम्हें गहरे अपनी बाहों में जकड़ा, तुम्हें अपनी हथेली में थामा, क्योंकि तुम वही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। प्यार के इस स्वच्छ दुनिया में तुम मेरी एकमात्र हो, कभी शक मत करना। प्रिया चौहान हल्की नींद सोने वाली लगती थीं। जैसे ही उनके कानों में परिचित गाना गूंजा, उन्होंने धुंधली अवस्था में अपनी आंखें खोल दीं। एक सुंदर लड़के का चेहरा देखकर प्रिया चौहान ने अनजाने में मुस्कान बिखेरी। मेजबान ने नायिका प्रिया चौहान के दिल को उत्तेजित किया। 200 खलनायक अंक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। मुझे पता है तुम अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हें कार्यालय में गाने आने की जरूरत नहीं है। मैं वाकई बहुत नींद में हूँ। हालांकि प्रिया चौहान की नींद खुल गई थी, लेकिन वह नाराज नहीं हुई बल्कि नर्म स्वर में बोली, प्रिया दीदी, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपसे अवकाश मांगने आया हूँ। वीरेंद्र सिंह ने अवकाश पत्र और एक पेन सौंपा। तुम भी अवकाश के लिए आए हो? प्रिया चौहान ने सहजता से पूछा। और किसने अवकाश मांगा? चेतन भट्ट। प्रिया चौहान स्पष्ट रूप से इन 2 शब्दों को कहते हुए थोड़ा नाराज थीं। प्रिया चौहान स्वाभाविक रूप से चेतन को अवकाश नहीं देना चाहती थीं, लेकिन चूंकि उसे प्रधानाचार्य की मंजूरी थी, उन्हें देना पड़ा। चेतन ने अवकाश क्यों मांगा? वीरेंद्र सिंह कुछ हैरान थे, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अपने अवकाश पत्र की ओर इशारा किया और कहा, प्रिया दीदी, मुझे आपकी मदद चाहिए। प्रिया चौहान ने कारण नहीं पूछा और तुरंत अवकाश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। चूंकि वीरेंद्र सिंह उनकी कक्षा का एक उत्कृष्ट छात्र अवकाश मांग रहा था, ये कोई विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामला होगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।